affects his three men. Fisher was one. Karlenko was another. Karlenko was killed today on the orders of the third. Any leads? Yes, but I need time. We do not have time. Please know the identity of the third person in Vortex. Give me 24 hours. Don't bother Romney Colton? Of course, and if that's what it says. Yes. And bring 2 spoons. Cheers. Cheers. So come on, Johnny, what was it you wanted to ask me? निवेदन करूंगा कि वह अपना उद्बोधन लेकर मंच पर प्रस्तुत हो। वैद्य दीपक कुमार जी। धन्यवाद डॉक्टर साहब। और आज की बैठक में मैं कहूँ और इस बैठक में उपस्थित हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर चमन चौहान जी, सचिव डॉक्टर हेमराज शर्मा जी, सह सचिव वैद्य अनिल भारद्वाज जी और इस मुख्य वक्ता के रूप में हमारे विद्वान डॉक्टर महेश दधीची जी और अतिथि वक्ता के रूप में डॉक्टर नंदकिशोर प्रजापति जी, सभी कार्यकर्ता बंधुओं, मैं सभी को आरोग्य भारती के इस कार्यक्रम और इस पुनीत कर्म में सभी का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मुझे जैसे बताया गया है कि आज का जो विषय है मेडिसिनल प्लांट्स एंड इथनो मेडिसिन, तो ये जो अपना विषय है ये अपने वनौषधि प्रचार प्रसार से काफी मिलता जुलता है और ये विषय सिर्फ मेडिसिनल प्लांट तक नहीं, ये हमारे ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट का बहुत बड़ा परिचायक है और इस प्रकार से सदियों से हम लोग इसी ट्रीटमेंट के आधार पर चलते आए हैं और मुख्यतः बहुत सारे देशों में भी ये इथनो मेडिसिन से चल रहा है, भी ट्रीटमेंट चल रहा है। अगर हम भारत में बात करें तो लगभग 47,000 प्लांट्स पाए जाते हैं और उसमें से सिर्फ 6,000 मेडिसिन प्लांट का नॉन है और जिसमें मुख्यतः 3,000 प्लांट के लगभग हम लोग बहुतायत में यूज करते हैं। इन औषधियों को ट्रेडिशनल मेडिसिन के रूप में ये सदियों से यूज होता आया है, लेकिन वर्तमान समय में इनका यूज धीरे धीरे कम होता गया, परंतु ये प्रासंगिकता इनकी जो है दिनों दिन आज बढ़ती जा रही है और उसका रीजन ये है कि ये हमारे प्रकृति से ये बहुत ही हमें नजदीक ले जाने वाली ये विषय है। जैसे हम लोग जैसे हमारे विद्वानों ने चरण ने बोला, यावंते पुरुषा तावंते लोका, इस ब्रह्मांड में वही व्यक्ति सरवाइव करता है जो प्रकृति के समीप रहता है और ये विषय भी मेडिसिनल प्लांट स्वयं ही हर व्यक्ति को प्रकृति के नजदीक समूह पहुंचाते हैं और इथनो मेडिसिन उसी का द्योतक है। तो इस प्रकार से आरोग्य भारती का भी अगर हम देखें, उद्देश्य देखें,
तो आरोग्य भारती का तो बहुत बड़ा ब्रॉड स्पेक्ट्रम है कि रोगी ही कम से कम हो, या रोग से बचाव, हेल्थ प्रमोशन है, डिजीज प्रिवेंटिव है। तो उस उद्देश्य में हमारा जो वनौषधि प्रचार प्रसार आयाम है बहुत ही रिलेवेंट है। इस मेडिसिनल प्लांट, ये जो आयाम है ये प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन से संबंधित है। इस प्रकार से अगर हम देखें कि अपना जो ये आयाम है, आयाम के अनुसार भी ये विषय अपना बहुत ही संयोजित है। और इस प्रकार से हमारे जितने भी हमारे आरोग्य भारती के कार्यकर्ता हैं, विशेष करके हम अपने वनौषधि प्रचार प्रसार का अगर देखेंगे तो वो प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन में उनका बहुत बड़ा रोल होता है। और इस रोल के कारण ही ये धरा की रक्षा होती है और आगे के जो आने वाला फ्यूचर है उसका भी हम अच्छा निर्माण करते हैं। और यही एक कारण है कि आज हमें आयुर्वेद को फ्रंट लाइन पे आ रहा है। हम प्रकृति के नजदीक होने के कारण से सर्वाइवल कर पा रहे हैं। और इस प्रकार के जो कोरोना कालखंड है ये सिद्ध कर दिया है कि जो प्रकृति के समीप रहेगा वही सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हो पाएगा और वही आगे वही जीवन जी पाएगा। आज के इस कालखंड में जब जो 2020 बीत रहा है तो लोगों की कहते हैं कि उपलब्धि 2020 में क्या रही, तो वो कहते हैं कि सन 2020 से सन 2021 में पहुंच जाएंगे, यही एक हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। तो उसका एक बहुत बड़ा कारण है हमारे देश में हमारे पूर्वजों का देन रही है, हमारी जो धरती है ऋषियों मुनियों की धरती रही है, जिनके प्रयोग जिनके अन्वेषण के कारण से और जो ये समाज को देने की प्रवृत्ति रही है कि हम कुछ ना कुछ दे के जाएंगे, उसके कारण से एक ऐसे समाज का निर्माण होता है जहां पर हम कोई भी बड़ी से बड़ी विपदा आती है तो हम मिलजुल के उसको हम दूर कर लेते हैं। और इसी प्रकार से आरोग्य भारती भी इस आपने देखा होगा इस विपदा में भी बहुत बड़ा रोल अदा किया है। और इसका यही एक नतीजा रहा है आरोग्य भारती के कारण कि आज आयुष और ये बहुत फ्रंट लाइन पे आ गया है, उसकी डिमांड पूरे विश्व में भी होने लगी है। हमारे कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत किया है, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन हमेशा करता हूं, करता रहूंगा। और इन्हीं सब चीजों का और आगे बढ़ाने की जरूरत है। आरोग्य भारती में सिर्फ अब हमें केवल मेडिसिन प्लांट प्रमोशन तो करना ही है, लेकिन उस मेडिसिन प्लांट प्रमोशन के साथ हमें अब अपने कार्यकर्ताओं के प्रमोशन की भी दृष्टि देनी होगी। हम लोग कैसे ये कार्य करें। अब हमें आरोग्य भारती हिमाचल प्रदेश के सभी जो अपने कार्यकर्ता बंधु हैं, मैं यहाँ पर आज निवेदन भी करना चाहूंगा कि कभी भी संगठन के विस्तार के लिए और संगठन के प्रमोशन के लिए, संगठन के विकास के लिए कार्यकर्ता का अच्छा विकास हो और अच्छा निर्माण हो, इसका भी हमें सोचना पड़ेगा। आरोग्य भारती में जो ये वनौषधि प्रचार प्रसार आयाम है, ये आयाम नेचुरल रिसोर्स से संबंधित है। और ये हिमाचल प्रदेश है अपना, ये देवभूमि है और इस देवभूमि में मेडिसिनल प्लांट के रूप में बहुत बड़ा खजाना है। मैं समझता हूं कि अगर हिमाचल प्रदेश इस रूप में अगर अपनी अग्रणी भूमिका निभाता है मेडिसिनल प्लांट के रूप में, तो निश्चित तौर पर पूरे राष्ट्र का भला होने वाला है। मैं यहाँ यह भी बताना चाहूंगा कि हमारे देश में जो नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड है, उसमें भी ज्यादातर योजनाएं ये हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड इन्हीं जगहों से बनी हुई हैं। तो हम कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश आज भी जो इस प्रकार से बैठक कर रहा है, और मैं देख रहा हूँ निरंतर ये एक प्रकार से बैठक कर रहा है, ये मेडिसिनल प्लांट प्रमोशन में और कार्यकर्ता के विकास में बहुत ही अच्छी भूमिका निभाएगा। अब हम यहाँ पर ये निवेदन करना चाहेंगे कि प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, कैसा प्रकल्प कर सकते हैं, इस पर भी हमें अपने जो प्रांत के सदस्य हैं इनसे भी इनका सहयोग के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है कि किस प्रकार से हम ज्यादा से ज्यादा जितने भी मेडिसिनल प्लांट हैं
अभी तक मात्र जैसे आयुर्वेद में सिर्फ 300 मेडिसिनल प्लांट तक ही चर्चा होती है, लेकिन मेडिसिनल प्लांट बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, जैसे हमने शुरू में बताया 47,000 और मैक्सिमम प्लांट 6,000 को यूज करते हैं। तो इन सभी पौधों को कैसे ज्यादा से ज्यादा पौधों पर हम रिसर्च कर सकें, ज्यादा पौधों का हम उपयोगिता सिद्ध कर सकें। अगर जितना ज्यादा अच्छे हम पौधों को हम उपयोगिता कर पाएंगे, उतने ज्यादा मात्रा में हमारे नेचुरल रिसोर्स ह्यूमन वेलफेयर में यूटिलाइज हो सकेंगे। और इन्हें जो नेचुरल रिसोर्स है ये हमारा जो मेडिसिनल प्लांट के रूप में, इनका जितना यूटिलाइज होगा वो उतने वेस्ट होने से बच जाएंगे। इस प्रकार से यहाँ पर हमने ये देख रहे हैं कि आरोग्य भारती का एक दायित्व है कि ये केवल सरकारी स्तर पे काम नहीं कर रही, ये सरकार को भी जगाती है और समाज को भी जगाती है। तो यहां मैं कहना चाहूंगा कि आज जो आरोग्य भारती की है भूमिका है बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि किस प्रकार से हम समाज के अच्छे से अच्छे लोगों को हम निर्माण कर सकें कि जो मेडिसिनल प्लांट के रूप में कार्य कर सकें और कार्यकर्ता का निर्माण हो सके और उनका सम्यक विकास भी हो सके। हमारे देश में बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में आरोग्य भारती उनको किस प्रकार से नए ज्ञान दे सकती है और किस प्रकार से मॉड्यूल कर सकती है, कितने प्रकल्प तैयार कर सकती है, इसको भी अब हमें आगे ले जाने की जरूरत है। कारण ये है कि आरोग्य भारती सन 2002 में स्थापना हुई है और आज 2020 में 18 साल की एज हो। 18 साल में हमारे प्रकल्प काफी डायरेक्शन अब आगे बढ़ने की जरूरत है। अब हमारे जो कार्यकर्ता बंधु हैं उनको बहुत सारी स्कीम की जानकारी होनी चाहिए कि भारत सरकार कम से कम कितनी स्कीम, कितनी जानकारी है, क्या क्या चल रहा है हमारे देश में। अगर ये इसकी जानकारी सभी को होनी चाहिए और उस स्कीम के माध्यम से कैसे हम समाज के जो हमारे और भी कार्यकर्ता बंधु हैं वो कैसे अपना नया प्रकल्प शुरू कर सकते हैं, इसको उनको जानकारी देने की आवश्यकता है। कारण यह है कि हमारे देश में बहुत सारी स्कीम बनती हैं, बहुत सारे मॉड्यूल बनते हैं, बहुत सारी योजनाएं बनती हैं, लेकिन वो धरातल पर स्तर पर नहीं पहुंच जाती। तो हमारे आरोग्य भारती के एक जागृत और बहुत चैतन्य अवस्था में रहती है और जो प्रकृति के संरक्षण संबंधी, तो आरोग्य भारती के इस से हमारे से संबंधित जो भी योजनाएं हैं उनको भी समाज को जागरूक करने की आवश्यकता है। अब नए नए प्रकल्पों की भी स्थापना करके आवश्यकता है कि कैसे हम जीन बैंक की स्थापना कर सकें कि जो हमारे औषधियां जो नष्ट हो जा रही हैं, जो बचने की उनको हम बचाया जा सके फ्यूचर के लिए। जर्म प्लाज बैंक की स्थापना कर सकें, इस टाइप का भी मॉड्यूल करें। रॉ मटेरियल बैंक, कुछ ऐसे भी हम प्रकल्प कर सकते हैं कि जहां पर बहुत अच्छे रॉ मटेरियल बैंक हो। तो इसमें हमें अच्छे अच्छे कार्यकर्ताओं को चिन्हित करना पड़ेगा और उनको भी इस टाइप से कार्य को स्किल्ड करना पड़ेगा। जो कार्य कर रहे हैं उनका स्केलिंग अप करना पड़ेगा और जो नए लोग जोड़ना है उनको स्किल करने की जरूरत है। साथ ही बहुत सारे प्लांट होते हैं, जैसे बहुत लोग आवश्यकता तो होती है कि हमें ये प्लांट तो चाहिए, लेकिन उनको प्लांट नहीं मिल पाता। तो ऐसे लोगों को कैसे प्लांट मिले, तो हमें अपने आरोग्य भारती संगठन के माध्यम से अपने जहां पर नगर निगम होते हैं, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट होता है, अब हमें उनसे भी संपर्क करने की आवश्यकता है कि कैसे एक नर्सरी डेवलप की जा सके और पूरे क्षेत्र में कैसे एक नर्सरी के माध्यम से अच्छे अच्छे औषधियां दी जा सके उनको, और लोगों को जिनको डिमांड है उनको पूरी की जा सके। क्योंकि इस कोरोना कालखंड में मैंने देखा है कि औषधियों की, मेडिसिन प्लांट की बहुत डिमांड आ गई है। हर कोई अब अपने घर में एक औषधीय पौधे लगाना चाह रहा है। तो कहने का तात्पर्य है कि वनौषधि प्रचार प्रसार आयाम का अब दायित्व और भी बढ़ गया है। उसकी कर्तव्य निष्ठता की डिमांड होने के कारण से और उसकी भी मांग बढ़ गई है। तो हमें उनके विश्वास और आशा पे खरा भी उतरना है, तो इसलिए हमें उसके अनुरूप ही अपने को तैयार करना होगा। साथ ही साथ अब हमें हमारे देश में बहुत ही टेक्निकल इंस्टीट्यूट हैं जो कि मेडिसिनल प्लांट पे बहुत अच्छे रिसर्च करते हैं। हमें उन नॉलेज को कलेक्ट करके
अपने क्षेत्र के लोगों तक पहुंचाने की भी आवश्यकता है। हम उस नॉलेज को कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, कैसे वहां से ग्रास्प कर सकते हैं, इसके लिए भी हमें अपने लोगों के बीच में योजना बना के इसको भी हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। साथ ही हम आपको यहाँ पर ये भी बताना चाहेंगे कि आज की जो ट्रेडिशनल मेडिसिन की जो WHO ने अपना स्ट्रेटजी बनाई थी, उसमें मेडिसिनल प्लांट को लेके कि हमें कैसे इन औषधियों की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाए, अफोर्डेबल, अगर हम मेडिसिनल प्लांट ज्यादा अच्छे में होंगे तो उनकी अफोर्डेबिलिटी भी अच्छी होगी, एसेसिबिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए, और जो पेशेंट का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है क्वालिटी, सेफ्टी और इफिकेसी, ये भी उनको अच्छे मिलेंगे। ये तभी अच्छे मिलेंगे जब हमारे ये वनौषधि प्रचार प्रसार आयाम का जो ये कार्य है बहुत ही सम्यक रूप से होगा। आज आपने देखा होगा कि पूरे संपूर्ण विश्व में आयुर्वेद की बहुत ही जब डिमांड बढ़ रही है, वर्तमान समय में WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार 92 कंट्री में आयुर्वेद की रिकॉग्नाइजेशन है, 16 कंट्रियों में अधिकृत रूप से वहां पर संचालित हो रही है। तो आने वाले समय में ये दिख रहा है कि वनौषधियों की डिमांड और भी बढ़ने वाली है। तो ये भी देखना होगा कि कोई औषधि वहां पर ऐसा तो नहीं है कि हमारे वहां पर हमारा जो इकोलॉजी है वो डिस्टर्ब हो रहा है, तो हम लोग जागरूक हैं क्योंकि हमें प्रकृति का संरक्षण और संवर्धन भी करना है, तो उसको भी ध्यान देना होगा। अब हम एक बात यहाँ पे जो हमने अभी देखा है, अभी कुछ दिन पहले हुआ है, अभी पिछले साल फूड टेक्नोलॉजी पे लेके आहार पे बहुत अच्छा हुआ था। उस फूड टेक्नोलॉजी में कैसे आहार में इन मेडिसिनल प्लांट का यूज किया जा सके, इस पर हमारी एक चर्चा हुई थी जो है स्वास्थ्य मंत्रालय में। तो वहां पर मेडिसिनल प्लांट के कैसे कैसे नए नए फूड डेवलप किए जा सकें, और जो इस टाइप के मार्केट में फास्ट फूड और जंक फूड हैं उनको हम उसकी भरपाई हम इन मेडिसिनल प्लांट से कर सकें। तो जितनी ये जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है भारत में, इसकी भी एक सामूहिक नेटवर्किंग की आवश्यकता है और वो हो रही है। और उस जो नॉलेज आए वो हमें आरोग्य भारती के सभी कार्यकर्ताओं को उसको मिले, और उन आरोग्य भारती के कार्यकर्ताओं के माध्यम से समाज को मिले, और समाज के माध्यम से राष्ट्र को मिल ही जाएगा। मैं इसका भी प्रयास कर रहा हूँ। साथ ही मैं ये मेडिसिनल प्लांट की जितनी भी नेशनल लेवल पर लेबोरेटरी हैं उसकी भी नेटवर्किंग की आवश्यकता है, और उस नेटवर्किंग के माध्यम से जो नॉलेज होगा उसको कलेक्ट करके हमारे साथ में बहुत ही विद्वान लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभी हम आगे सुनेंगे अपने बीच में डॉक्टर महेश दधीची जी को और डॉक्टर नंदकिशोर प्रजापति जी को, जो और अच्छे से उस ज्ञान को आपके ज्ञान का प्रकाश आपको फैलाएंगे और इस मेडिसिनल प्लांट के प्रमोशन में जो बहुत ही हेल्प करेगा। और मैं चाहता हूं कि इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए कि अपने कार्यकर्ता के विकास के साथ जो हमने ये सब बातें चर्चा किया है कि ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, जो लेबोरेटरीज हैं, इनके ज्ञान को अपने कार्यकर्ता के विकास के लिए हम लोग अगर प्रयोग करेंगे, अगर हमारे कार्यकर्ता का विकास होगा तो उसी समय हमारे संगठन का विकास और विस्तार दोनों हो जाएगा। इन्हीं सब बातों के साथ, और जब ये दोनों चीजें होती हैं तो प्रकृति का संरक्षण और संवर्धन करने वालों की संख्या बहुत बढ़ जाएगी। और इन सब बातों के लिए आरोग्य भारती हिमाचल प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं का एक बार पुनः मैं अभिनंदन करते हुए सभी को धन्यवाद करता हूं और सभी को सादर नमस्ते। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दीपक जी। किसी का कोई प्रश्न होगा तो हम बाद में ले सकते हैं उसको। आप बिल्कुल प्रश्न लीजिए, मैं उत्तर देने की तत्पर हूँ। तो हमारे आज के अगले वक्ता हैं, आज के हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर प्रोफेसर महेश कुमार दधीच जी। महेश दधीच जी का मैं पुनः एक बार स्वागत करता हूं। महेश दधीच जी के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि इनके पास बहुत सारा अनुभव है। इन्होंने राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर से MD की है, PhD करी है वहां से द्रव्य गुण में। विभिन्न संस्थान जैसे कि मुक्तसर पंजाब, जम्मू, उज्जैन इत्यादि स्थानों पर अपना
अध्यापन कार्य करने के पश्चात अंत में इन्होंने प्रोफेसर के रूप में MSM आयुर्वेदिक कॉलेज में अपने प्रोफेसर के पद पर ज्वाइन किया। रजिस्ट्रार, डीन छात्र कल्याण संघ, डीन फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद, प्रिंसिपल MSM इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, इस पर बहुत सारे पदों पर इन्होंने अपना सेवाएं देने के दी हैं। इनका लगभग 20 वर्ष का शैक्षणिक और प्रशासनिक अनुभव रहा है। डॉक्टर दधी जी को सर्वश्रेष्ठ आयुर्वेद शिक्षक के क्षेत्र में आयुर्वेद उत्कृष्टता पुरस्कार यानी नालंदा पुरस्कार और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के से सम्मानित किया गया। इन्होंने लगभग विभिन्न ROTP, CME इत्यादि में 140 के आसपास के शोध पत्र प्रकाशित हुए हैं। इस प्रकार अगर मैं ज्यादा पूरी डिटेल पढ़ने लगूं तो बहुत अधिक समय लगेगा, तो मैं अधिक विवरण में ना जाता हुआ दादी जी का पुनः स्वागत करता हूं। उनसे निवेदन करता हूं कि अपना वक्तव्य लेकर मंच पर उपस्थित हो। प्रोफेसर दादी जी। नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है अनिल जी? जी नमस्कार जी, आ रही है आवाज। आज हमारे आरोग्य भारती हिमाचल प्रदेश व अमृत हिमालय फाउंडेशन की तरफ से ये आयोजित होने वाला जो कार्यक्रम है इथनो मेडिसिन के ऊपर, उस कार्यक्रम में मैं आप सभी को वंदन करता हूं। आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वैद्य दीपक कुमार जी, जो कि हमारे राष्ट्रीय संयोजक है वनौषधि आयाम के आरोग्य भारती के। हमारे आज के अतिथि व्याख्यानकर्ता श्री नंदकिशोर प्रजापति जी, जो कि एक प्रसिद्ध पर्यावरणविद है और मैं बहुत बार इनकी पोस्ट देखता रहता हूँ। आज साक्षात मेरे को भी दर्शन करने का अवसर मिला। नंदकिशोर जी, आपको भी सादर नमस्कार। आज हमारे साथ में आरोग्य भारती हिमाचल प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर चमन चौहान जी, हमारे आरोग्य भारती हिमाचल प्रदेश के जो सचिव है डॉक्टर हेमराज शर्मा जी, और सह सचिव वैद्य अनिल भारद्वाज जी, जो कि कार्यक्रम का संयोजन भी कर रहे हैं और मेरे ख्याल से काफी हद तक उन्होंने बहुत सारे वेबिनार किए हैं इस लॉकडाउन में। हमारे इसके साथ ही आज जुड़ नहीं पा रहे हैं राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर राकेश पंडित जी, जो कि हमारे NCISM के सदस्य भी हैं, संगठन सचिव हमारे डॉक्टर अशोक वार्ष्णेय जी, और इस कार्यक्रम में ऑनलाइन वेबिनार में जुड़े हुए सभी प्रबुद्ध बंधु और भगिनी, आप सभी का मैं तहे दिल से हार्दिक वंदन और अभिनंदन करता हूं कि आपने मेरे को इस कार्यक्रम में बोलने का अवसर प्रदान किया है। मेरी साउंड इको तो नहीं हो रही है ना अनिल जी? मेरी साउंड इको तो नहीं हो रही है ना? आवाज आ रही है? नहीं, इको नहीं है, अच्छी आवाज आ रही है। अच्छा, साफ आ रही है, ठीक है, थैंक यू। तो हम कार्यक्रम का प्रारंभ करें, और उसमें जैसा कि मेरे को कहा गया है कि जो अमृत हिमालयन जो फाउंडेशन है वो इस तरह के लोगों के बीच में जाता है, आम आदमी जो कि वनौषधियों से जुड़े रहते हैं और वनौषधियों के बारे में जानना चाहते हैं। तो आज मैं उसी तरह से कुछ छोटे छोटे कुछ मेडिसिनल प्लांट है जो हम सभी लोग इसका प्रयोग भी करते हैं और उसके बारे में हम जानते नहीं है कि उसका उपयोग कैसे करना चाहिए या उसकी महत्ता क्या है, उसके बारे में आज हम चिंतन करते हैं। तो मैं सबसे पहले एक प्लांट के बारे में बात करता हूँ जो कि आप सभी लोगों के सामने है, आप सभी लोग जानते हैं, प्रत्येक घर में पाई जाती है। उस प्लांट की बात करते हैं हम, तुलसी। आप सभी लोग जानते हैं और मेरे ख्याल से शायद ही कोई ऐसा परिवार हो भारत में जो तुलसी के बारे में परिचित नहीं हो। परंतु तुलसी एक छोटा प्लांट नहीं है, वास्तव में देखा जाए तो तुलसी एक बहुत बड़ा प्लांट है। इसीलिए हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में तुलसी को हर घर में रखने का विधान किया है और यहाँ तक कह दिया गया है कि बिना तुलसी के तो भगवान को कोई भी जो प्रसाद चढ़ाया जाता है उसका भोग भी नहीं लगता है। तो इसके पीछे का भी लॉजिक है कि इसीलिए कहा है कि आप येन केन प्रकार किसी भी माध्यम से हो, आप तुलसी का सेवन करें। और मैं आपको जानकर के बड़े आश्चर्य होगा, जब मैं तुलसी के बारे में काफी जब हमने देखा, उसके बारे में पढ़ा, तो हमें पता लगा कि तुलसी एक साधारण नहीं, एक बहुत ही असाधारण प्लांट है। इसीलिए हमारे मनीषियों ने उसको प्रत्येक घर में और हमारे मंदिरों के सभी विधान में रख दिया कि किसी भी प्रकार का कोई भी कार्यक्रम करेंगे
तो आप पहले सबसे पहले तुलसी दल को डालिए। तो उसी तुलसी दल के बारे में जब हम बात करें तो इसके आजकल मॉडर्न रिसर्च के बारे में जब इसमें पाएंगे तो आप देखेंगे कि इसमें कुछ मात्रा में आर्सेनिक और मरकरी पाया जाता है। आप सभी लोग जानते हैं, परंतु ये ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक नहीं है। यही और इनऑर्गेनिक यदि होता तो आपको और हमको मृत्यु के मुंह तक ले जा सकता था, परंतु आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ पर ऑर्गेनिक रूप से यदि मरकरी आता है तो वो मरकरी क्या करता है, वो आपको इतनी कम मात्रा में है, परंतु ये सबसे अच्छा एंटीबायोटिक जो सबसे पहले खोजा गया था वो मरकरी के माध्यम से ही खोजा गया था। तो आज भी हमारे बॉडी में एंटीबायोटिक की यदि किसी भी आवश्यकता है किसी को, तो वो यदि 2 तुलसी के दल रोजाना ले ले तो मैं नहीं समझता कि उसको अन्य किसी भी चीज की आवश्यकता रहती है। इतना उसमें अपने आप में एक एंटीबायोटिक है, ये ऑर्गेनिक एंटीबायोटिक है। इसीलिए भारत सरकार ने इस बार जो कोविड-19 के जो प्रोटोकॉल में रखा उसमें तुलसी को भी साथ में रखा है, और भी बहुत सारी चीजें रखी है, उसमें तुलसी भी है। और इसके साथ में उसमें आर्सेनिक भी पाया जाता है, और आर्सेनिक वो भी ऑर्गेनिक मात्रा में, बहुत कम मात्रा में। आप लोगों को जानकर के बड़ा आश्चर्य होगा कि आयुर्वेद में आर्सेनिक के बारे में जो डोज बताई गई है वो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक की भी बताई है। बोले जीभ के ऊपर एक पेंसिल हो और उसकी एक रेखा खींच दी जाए उतनी उसकी डोज होती है। तो इसीलिए ये सीधा आपके यहाँ पर, और ये उससे भी कम मात्रा में इसमें होता है। और हमारे जितने भी प्रकार के आमवात है, संधिवात है, जैसे समीर पन्नग रस है, वो इस तरह के मल सिंदूर है, इस तरह के जो प्रयोग रस शास्त्र की जो औषधियां हैं उसमें आर्सेनिक भी दिया जाता है। और वो कहाँ दिया जाता है, बोले जब कोई भी औषधि आपकी काम ना करे तो आप इसका प्रयोग करिए। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि तुलसी में एक नेचुरल एंटीबायोटिक इतनी चीज हमारे पास में पाई जा रही है, इसलिए हमारे विधान पे रखा गया है। मरकरी चूंकि दांतों को खराब कर देती है, इसलिए हमारे मंदिरों में इसको पानी के साथ में देने का विधान है। देखो उनको यहां तक पता था, उन्होंने ये विधान नहीं रखा कि इसको चबा के खाएं, क्योंकि आर्सेनिक और मरकरी को यदि चबा के खाओगे तो दांत खराब हो जाएगा। परंतु उन्होंने ये नहीं कहा कि इसमें आर्सेनिक मरकरी है, उसने कहा है कि इसको लेने से पाप लगेगा। यहाँ पाप का मतलब रोग भी है, हमारे आयुर्वेद में कहा पाप को भी एक रोग का पर्याय बताया गया। तो तुलसी है, और मैं कहता हूं कि एक कोई भी अच्छी एंटीबायोटिक मार्केट में, आप सभी लोग प्रबुद्ध नागरिक हैं, आप चले जाइए, 30 रुपए से कम आपको कोई भी एंटीबायोटिक मार्केट में मिलेगा नहीं। और वो होगा क्या, वो एंटीबायोटिक आप ले भी लेंगे तो थोड़े दिनों में बॉडी को रजिस्ट कर जाएगा, और रजिस्ट करने के बाद में उसका आप बॉडी में इफेक्ट भी नहीं होगा। परंतु ये चूंकि एक हमारे पास में ये ऑर्गेनिक फॉर्म में है, इसलिए ये आपको नुकसान भी नहीं करेगा। यानी तुलसी का एक पत्ता आप यदि खाते हैं तो आप ये दिमाग में बिठा लीजिए आज के बाद में कि आप 30 रुपए का एक एंटीबायोटिक खा रहे हैं, यानी 60 रुपए खा रहे हैं। तो आप तुलसी के एक पत्ता 30 रुपए से कम की कीमत नहीं है, मैं आपको फिर कह रहा हूं। तो तुलसी का ये फायदा है। तो रोजाना आप नियमित रूप से, चाहे वो भगवान के प्रसाद के माध्यम से ले, चाहे मंदिर में आप उसको किसी प्रकार के आप जल के माध्यम से उसको ले, चरणामृत के रूप में ले, कैसे भी लें, आप नियमित रूप से 2 तुलसी दल का सेवन जरूर करें। ये तो है ही है, इसके साथ में तुलसी की और भी बहुत सारी तुलसी की और भी बहुत सारी बातें हैं जो कि आपको एक विशेष बनाती है। आपको जानकर के बड़ा आश्चर्य होगा। इसके इतिहास में भी मैं थोड़ा सा गया था, तो आपने देखा होगा कि कलकत्ता में एक विक्टोरिया मेमोरियल आपका बना हुआ है। और विक्टोरिया मेमोरियल अंग्रेजों के टाइम में जब बना था तो वहां पर इतने ज्यादा मच्छर थे कि वहां पर रहने वाले मजदूर वगैरह उसको बना नहीं पाए थे। जब वो बना नहीं पाए थे तो वहां पर किसी को आयुर्वेदिक जैसे किसी से बात की, बोले क्या करें, तो वहां पर किसी ने सुझाव दिया कि यहाँ पर पहले तुलसी लगा दीजिए तो आपके यहाँ पर मच्छर नहीं पनपेंगे, और फिर आप इसके विक्टोरिया मेमोरियल का आप निर्माण कर सकते हैं। और उन्होंने ऐसा ही किया। पहले उन्होंने 6 महीने तक सब जगह चारों तरफ तुलसी लगाई, और तुलसी लगाने के बाद में वो सारे मच्छर दूर हुए। तो उसके बाद में तो तुलसी आपके घर पे रहेगी तो मच्छर भी नहीं आएंगे, आपके बॉडी के लिए आपका एक एंटीबायोटिक भी बहुत अच्छा हो गया। तो तुलसी इतना फायदा करती है, आपके इम्यून सिस्टम को ये मजबूत करती है। इसलिए नियमित रूप से आप हम और आप सभी लोग तुलसी का सेवन करें। अब मैं अगले दूसरे प्लांट के बारे में आता हूँ, जिसको आप और सभी लोग जानते हैं, जिसको हम ग्वारपाठा के नाम से जानते हैं। आजकल लोग सभी उसको एलोवेरा के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि एलोवेरा एक बड़ा कॉमन सा नाम हो गया है, और मेरे ख्याल से ये भी हर घर में होना चाहिए। मेरे घर में भी लगा है, आपके भी घर में होना चाहिए। आप गमले में लगा दीजिए। आप 1 या 2 प्लांट लगाएंगे तो छोटे छोटे प्लांट उसके पास में अपने आप ही आ जाएंगे। अब ये क्यों महत्वपूर्ण है? ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि ग्वारपाठा का इतना अच्छा काम है कि एक तो आपका ये सबसे अच्छा तो लीवर पे काम करता है,
और हमारा बॉडी का जितना भी सिस्टम है, डाइजेशन का जो कार्य है, वो सारा किससे चलता है? वो सारा का सारा आपके लीवर के माध्यम से चलता है। इसके साथ में महिलाओं को होने वाली जितनी भी प्रॉब्लम है, जो कि यूट्रस से संबंधित होती है, पीरियड से संबंधित होती है, ये पीरियड्स को रेगुलराइज करता है, तो इसलिए वहां पर भी अच्छा काम करता है। और बहुत ही अच्छा नेचुरल ये सौंदर्य प्रसाधक है। आप इसके ऊपर बॉडी में कहीं पर भी इसको लगा लीजिए, चाहे बालों पे लगाइए तो आपका ये शैम्पू का काम करेगा, स्किन पे लगाइए तो स्किन आपकी ग्लो करेगी, कंडीशनिंग भी आपके साथ में करेगी। और सबसे अच्छी खास बात ये है कि हमारे आयुर्वेद में यहाँ पर अग्निकर्म जो होता है, अग्निकर्म के बाद में जो लगाया जाता है वो क्या लगाया जाता है? एलोवेरा लगाया जाता है। और एलोवेरा लगाने के बाद में क्या होगा? कोई घाव नहीं होता है, कि वो एंटीसेप्टिक है बहुत अच्छा। तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और इसकी भी कीमत मैं आपको बता दूं, आप मार्केट में चले जाइए और मार्केट में जाकर के जब आप देखेंगे तो आप देख लीजिए 100 ml की आपको एक छोटे से एक ऑइंटमेंट इस टाइप की मिलेगी, या आपको कोई मिल जाएगा। उसकी कीमत आपको कितनी मिलेगी? लगभग 100 ml की कीमत 100 रुपए। और आप एक पत्ते में आप जब निकाल के देखोगे तो लगभग 250 से 500 ml तक पल्प उसका निकल जाता है, इतना उसका एलोवेरा। तो आप 100, अब एक पत्ते की कीमत कितनी होगी? 500 रुपए। और साल भर में एक जो एलोवेरा है वो कम से कम 50 पत्ते दे देता है। एक पत्ता जब निकालोगे तो दूसरा पत्ता दूसरे महीने फिर आ जाएगा। 5-6 पत्ते तो इसके रेगुलर होते ही होते हैं। और वो 5-6 पत्ते हर महीने एक बार आप निकालोगे तो दूसरा एक नया आ जाएगा। इस तरह से लगभग 50 के करीब पत्ते होते हैं। तो 50 पत्तों के साथ में आप इसको यदि जोड़ते हैं तो आप इसकी कीमत जब मान के चलेंगे तो एक पत्ते की कीमत मैंने कहा कि जैसे कि 500 रुपए है, तो इस तरह से 10 पत्ते भी आपके पास में हो गए तो आपके पास में 5000 है। और यहाँ तो आपके पास में 50 पत्ते आपके पास में मिल जाते हैं पूरे साल भर में, यानी साल भर की जो इसकी कीमत होती है वो 25,000 की होती है। तो आप इसकी खेती भी कर सकते हैं, अपने घर पे भी लगा सकते हैं। और जिनके खेत में कहीं भी मेड़ पे कहीं भी जगह है आसपास, तो उसके बीच में एलोवेरा लगा दो। ये तो पानी भी नहीं मांगता, इसको पानी की भी आवश्यकता नहीं है, एक बार आपने लगा दिया तो कितना फायदा ये आपको देता है। आप इसको प्रयोग कर सकते हो। जिनको एमनोरिया है, डिस्मेनोरिया है, वहां पर भी काम करेगा। जितने भी आज के क्रीम्स आ रही है नेचुरल, उन सब में काम करेगा। तो अब ये मान के चले कि एक ग्वार पाठे की पत्ते की कीमत 500 रुपए है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जब तक किसी चीज की जब तक कीमत आपको पता नहीं लगेगी, जब तक हम उसके महत्व को हम पहचानते नहीं है। हम हर चीज को पैसे से तोलते हैं, इसलिए मैं आपको कीमत के साथ में इसको जोड़ रहा हूँ। इसलिए आपके हर घर में ग्वार पाठा भी होना चाहिए। आप कैसे भी प्रयोग करिए। मैंने कई बार इसको प्रयोग करके देखा है और मेरे घर पे ही प्रयोग करके देखा है। मेरी श्रीमती जी को एक बार क्या हुआ कि चाय गरम तेल की पूड़ियां तल रही थी, तो पूड़ी गिर करके वो तेल का जो काला सा एक स्कार है वो बॉडी पे, इसके हाथ के ऊपर बन गया था। और वो सब तरह की दवाइयां लगा करके बैठ गई। जब ठीक नहीं हुआ तो मैंने कहा कि अब तुम इसको एलोवेरा को आजमाओ। और उन्होंने 10 दिन तक एलोवेरा लगाया और वो बिल्कुल स्कार गायब हो गया। तो जलन में भी काम करेगा, स्कार भी गायब हो जाएगा। और एक बहुत बड़ी बात कहता हूँ, संयोग से ऐसे दुर्भाग्यवश सपोज करो कि कहीं कोई गैस सिलेंडर फट गया हो, कोई आग लग गई हो, कोई माता बहन कोई पुरुष कोई जल गया हो, और आपके पास में यदि तुरंत ग्वार पाठा आपके पास में है, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ ग्वार पाठे का पल्प तुरंत निकालिए और उसको तुरंत लगा दीजिए, उसकी जान बच जाएगी। ये इतनी बड़ी कीमत है, एक व्यक्ति की जले हुए की जान ये बचा सकता है। ये ग्वार पाठे की खास बात है। तो ग्वार पाठा है बहुत ही महत्वपूर्ण। अगला मैं एक द्रव्य लेता हूं जिसके बारे में चर्चा करते हैं, उसको बोलते हैं हम आंवला। आप सभी लोग जानते हो आंवले के बारे में, अभी आंवले के फल मिल रहे हैं, सभी लोग लेते हैं, आंवले की चटनी भी खाते हैं। और वही आंवला जिसको हमारे आयुर्वेद में अमृत भी कहा गया है। देखो यहाँ पर नाम जब दिया जाता है किसी के बारे में तो वो भी बहुत सोच समझ के दिया जाता है। तो आंवले को अमृत जब कहा गया, सॉरी बीच में डिस्टर्बेंस आ गया था थोड़ा। तो आंवले को जब अमृत कहा है तो ये इसका मतलब ये अमृत के समान ही काम करता है। आप लोगों को जानकर के बड़ा आश्चर्य होगा कि हमारे यहाँ पर आयुर्वेद में सभी तरह की चीजों के ऊपर जब जाओगे तो आप जाकर के उसमें देखोगे तो हमारे यहाँ पर आंवला नवमी आती है एक, और एक आती है आंवला एकादशी। आंवला एकादशी जो आती है वो तो आती है होली से 4 दिन पहले, ठीक है। और आंवला नवमी जो आती है वो दीपावली भी है, और दीपावली के 9 दिन बाद में आंवला नवमी आ जाएगी, ठीक है। यानी दीपावली से लेकर के होली तक। और ये पूजा पाठ करने का विधान बताया क्यों? हमारे यहाँ पर किसी चीज को जब जोड़ा जाता है तो बहुत विशेष बात होती है। तुलसी का भी होता है, एकादशी के दिन तुलसी का विवाह करते हैं
हमारी प्रकृति को हमारे साथ में जोड़ने के पीछे उद्देश्य भी यही है कि आप इससे निरंतर जुड़े रहें। यानी दिवाली से लेकर के होली तक आपको गीला आंवला मिलता है, ये आंवला अब आना चालू हो जाएगा, ये आपको मिलेगा, आंवला आना प्रारंभ हो गया। तब ये कहते हैं कि ये आंवला आप लगातार खाइए, और जब होली के बाद में आपके पास में जब आंवला एकादशी आए तब कलेक्ट करके रख लीजिए, और रखने के बाद में आप उस आंवले का प्रयोग पूरे साल भर करिए। यानी ये एक आंवला ऐसा है जो आपको साल भर आपको आंवला खाना चाहिए। तो ये आंवला जो कि सबसे अच्छा विटामिन सी का रिच सोर्स है, सबसे रिचेस्ट बोल दूं तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि आंवले ऐसा बड़ा कुछ भी नहीं है। तो आप आंवले का प्रयोग कर सकते हैं, ले सकते हैं। आपने देखा होगा च्यवनप्राश का जो मुख्य घटक है वो भी आंवला ही है। और आप लोगों को जान करके भी बड़ा आश्चर्य होगा कि इस बार जो आंवला है वो है, लोगों ने इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए इस च्यवनप्राश का प्रयोग किया है। तो इस आंवले का प्रयोग कर सकते हो। मैं जब उज्जैन में था पीजी में, तो मैंने भी आंवले के ऊपर एक रिसर्च करवाई, और आप मेरे को भी बड़ा आश्चर्यजनक इसके ऊपर रिजल्ट किया। तो हमने महिलाओं को होने वाले जो श्वेत प्रदर है, जिसका मेन जो कोज होता है वो ट्राइकोमोनस वेजाइनलिस होता है, जो कि ग्राम पॉजिटिव से ग्राम नेगेटिव हुआ, उसका हमने रिसर्च करके देखा है। मतलब ये बैक्टीरिया के ऊपर भी काम किया है उसने, ये भी देखा है। क्या दिया? आंवला ही काम नहीं किया, आंवले की गुठली ने भी काम किया। तो हमने 3 ग्रुप बनाए आंवले के, एक आंवला सिंपल लिया, और एक आंवला हमने गुठली के साथ में लिया, और एक खाली गुठली ली। और हमें जानकर के बड़ा आश्चर्य हुआ कि आंवले के साथ में जहां गुठली थी उसका रिजल्ट हमको ज्यादा अच्छा मिला। तो आंवला भी काम करेगा, उसकी गुठली भी काम करेगी। इसलिए महिलाओं में और पुरुषों में आप किसी भी रूप में आप आंवला ले लीजिए। आप चाहो तो आंवले का मुरब्बा आप डेली खा सकते हो यदि आपको शुगर नहीं है, अदरवाइज आप आंवला वैसे खा सकते हो। किसी भी रूप में आप आंवले को खाइए। कोशिश करिए कि एक आंवला आप नियमित रूप से डेली आप सेवन करें, और ये नहीं ले सकते तो च्यवनप्राश के रूप में आप इसका प्रयोग कर सकते हो। तो ये अमृत यूं ही नहीं है, ये अमृत के रूप में कार्य भी करता है। इसके बाद में मैं अगला एक द्रव्य लेता हूं जिसको हम वट बोलते हैं। आप सभी लोग जानते हैं वट के बारे में। अभी हमारे नंद किशोर जी है, वो बड़ा अच्छा काम करते हैं वट पे, पीपल पे, गिलोय पे, वो भी आपको बताएंगे, मैं उनका विषय पे नहीं छेड़ता हूँ। तो वट भी हमारे यहाँ पर देखा होगा, तो हमारे यहाँ पर वट सावित्री का व्रत किया जाता है। क्यों किया जाता है? वट का ही क्यों? पीपल की पूजा क्यों की जाती है? देखो, और भी तो की जा सकती थी, बबूल की जा सकती थी। क्योंकि जो अति महत्वपूर्ण जो द्रव्य होते हैं उनका हमें विशेषकर साल भर में कोई न कोई 1 या 2 दिन हम उसका रखते हैं। तो हमारे यहाँ पर वट की पूजा की जाती है। और वट में आप उठा करके देखोगे तो हमारे वट में 5 प्रकार की जो वल्कल मानी गई है, उसमें पीपल है, पारिस पीपल है, प्लक्स है, गूलर है, ये सारी चीजें ली गई है। उनकी छाल और दूध महिलाओं में होने वाले किसी भी प्रकार के प्रदर में, और महिलाओं स्किन डिजीज में, किसी प्रकार के घाव में, सौंदर्य प्रसाधन में लगाने वाले लेपों में, ये बड़ा अच्छा काम करता है। तो वट के ऊपर आप बड़ा अच्छा काम कर सकते हो। मेरी भी एक रिसर्च हुई थी जिसमें अपन वट की जो एरियल रूट्स नहीं होती, जो बाद में जो साथ में लटकती है, उसकी रूट जो थोड़ी सी कच्ची होती है, उस रूट को लेकर के, उस रूट में मसूर की जो दाल है उसको बराबर मात्रा में पीस करके कच्चे दूध में मिला करके हमने चेहरे पर जब लगा करके देखा तो हमें बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिला। और इसके बारे में पूरी रिसर्च हो रही है, 200 पेज की, आप देख सकते हैं। तो चेहरे पे रहने वाली झाई है, काला दाग हो जाता है, उसमें भी बड़ा अच्छा काम करता है। आप इसको वट का भी एरियल रूट्स का प्रयोग कर सकते हो, इसकी छाल का प्रयोग कर सकते हो, इसका दूध का प्रयोग कर सकते हो, बड़ा अच्छा है। तो इसको भी आप आजमा करके देख सकते हो। इसके साथ ही मैं अगला द्रव्य लेता हूँ गिलोय। इसका नाम अमृता है। देखो, आंवला अमृत है और ये अमृता है, क्योंकि स्त्रीलिंग है तो यहाँ पर इसको अमृता बोल दिया। और ये अमृता यूं ही नहीं है, इसके जब इतिहास में आप जाओगे तो इसका पता लगेगा। क्योंकि मेरा जो एक पीएचडी का जो विषय था वो यही था कि वाल्मीकि रामायण के काल में उत्पन्न होने वाले जो द्रव्य थे वो कौन कौन से थे। तो उनके बारे में वाल्मीकि रामायण को पढ़ने का मेरे को अवसर मिला। और उस अवसर के साथ में मैंने जब देखा तो गिलोय को जो था, तो राम रावण का जब युद्ध हो रहा था, बहुत सारे वानर मूर्छित हो गए वहां पर। और मूर्छित होने के बाद में राम की सेना जब हारने लग गई तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि भाई हम क्या करें। तो ये भगवान ने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता तुम्हारे साथ में, एक ऐसी औषधि को मैं तुम्हारे पास में भेजता हूँ नीचे। तो उन्होंने अपनी औषधि की कुछ बूंदें ऊपर से गिराई, और वो औषधि की बूंदें हैं वो साथ में बनकर के अमृता के रूप में बनी।
और ऐसा उसमें उल्लेख है कि उस अमृता का सेवन करके उन सभी प्रकार के वानरों को जब दिया गया तो उन सब की इम्यूनिटी बूस्ट हो गई, वो मूर्छित होने वाले सब मूर्छा से दूर हो गए और उन्होंने युद्ध लड़ा और युद्ध को जीता। ये इसका इतिहास है। ये तो इतिहास की बात करते हैं। इतिहास के अलावा भी हम चले जाएं तो आजकल भी हम देखते हैं तो इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए कि हम राष्ट्रीय एक औषधि पादप के बारे में, जब हमारा मेडिसिनल प्लांट बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जब इसके बारे में बात करता है तो वो कहता है गिलोय एक ऐसी चीज है जिसके बारे में आपको सभी को हर किसी भी प्रकार के रोग में दे सकते हो, क्योंकि अमृता इसलिए भी है कि ये मरे हुए व्यक्ति को जिंदा कर देती है, पहली बात। दूसरी बात, अमृता इसलिए भी है क्योंकि इसको भी आप सूखी हुई को भी आप कहीं डाल दोगे तो ये 6 महीने में, साल भर में सूखी हुई भी वापस खड़ी हो जाएगी और वो वापस जिंदा हो जाती है। आप इसको कहीं भी लगा सकते हो, इसकी टहनी को काट करके आप लगा सकते हो, तो वहां पर भी इसका बड़ा फायदा है। इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए तो फायदा है ही है। मैंने कई पेशेंटों को इनके साथ में देखा तो बड़ा अच्छे रिजल्ट मिले। मैं 2-3 इसके बारे में विशेष बातें आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ जो कि गिलोय के बारे में है। गिलोय के बारे में एक अनुसंधान हुआ, हमारे डॉक्टर पंकज मिश्रा थे उज्जैन में, उन्होंने इसके बारे में रिसर्च किया। पंकज मिश्रा नहीं, सॉरी, डॉक्टर रितु, तो उसने हमारा इसके साथ में किया और गिलोय में ये करके देखा कि गिलोय ये नहीं है, ये रसायन है। और रसायन जो द्रव्य होते हैं, ऐसा नहीं है कि ओबेसिटी को बढ़ाते हैं या मोटापा बढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है। रसायन जो है वो बॉडी को बैलेंस्ड करते हैं, यानी कोई दुबले हैं तो उनको थोड़ा सा शरीर अच्छा होगा और जो स्थूल्यता है तो उसको घटाएगा, तो दोनों को बैलेंस करेगा। यानी यत जरा व्याधि विध्वंसी बेशम तद रसायन, यानी जो वृद्धावस्था को भी रोके और जो आपके रोगियों को भी ठीक करे, वो इस तरह की जो होती है वो गिलोय होती है। तो उस गिलोय का प्रयोग करके देखा तो हमने यहाँ तक पाया कि गिलोय का हमने कांड का जब क्वाथ दिया तो मोटापे वाले रोगियों में 8 किलो तक वजन कम, ये हमने पाया इसका। ठीक है, तो मेरा तो मानना ये है कि गिलोय का प्रयोग आप कैसे भी कर सकते हो, कोई भी प्रकार की चिकित्सा है तो गिलोय ले लीजिए। आजकल भी अभी चल रहा है कोरोना काल में, तो गवर्नमेंट इस बारे में कहती है कि आप गिलोय का सेवन करिए, गिलोय आपका इम्यूनिटी बूस्टिंग वाला है। आप सौंठ का सेवन करिए, आप तुलसी का सेवन करिए, आप दालचीनी का सेवन करिए, आप मुनक्का का सेवन करिए, आप मुलट्ठी का सेवन करिए। तो आप ये गिलोय उस चीज में है। कुछ कैंसर के पेशेंट भी थे हमारे पास में जिनको डॉक्टर ने ये भी कह दिया था कि इन कैंसर के पेशेंट का अब जो है अवधि सिर्फ 4 महीने की बाकी बची है। ठीक है, और उनको जो था ब्लड कैंसर था। मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहता यहाँ पर क्योंकि नाम डिस्क्लोज करना अच्छी बात नहीं है, बहुत अच्छे परिचित है हमारे। तो हमने कहा कि आप 2 चीजें करिए, आप उनको सुबह सुबह एक गिलोय और एक गेहूं के जवारे बना लीजिए, आप 4-5 अलग अलग में, उनका रस और गिलोय का रस मिला करके आप उसको सेवन कराइए। और आपको जान करके बड़ा आश्चर्य होगा कि उनकी जो प्लेटलेट्स जो काउंट थी, वो प्लेटलेट्स काउंट तो उनकी बढ़ी गई। और जिनको डॉक्टर ने कहा कि 4 महीने का इनका अंतकाल है, 4 महीने से ज्यादा ये बचेंगे नहीं, वो 11 साल तक जिंदा रहे। तो ये मैं ये नहीं कहता हूँ कि उसने अमर कर दिया, अमर तो कोई भी नहीं है संसार में, जो आया है वो जाएगा, परंतु आपको स्वस्थ रखता है, आपको कैंसर जैसी बीमारी से दूर किया। बहुत बार मैंने इसको देखा है, डेंगू, दिल्ली में बड़ा डेंगू फैलता है, तो डेंगू के बारे में भी हमने गिलोय को बड़ा आजमाया। प्लेटलेट्स काउंट बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ाता है, तो इसका भी मैंने खुद में घर पे गेहूं और को बना करके लोगों को दिया है। तो उसमें क्या करते हैं, हम गिलोय लेते हैं और तुलसी के पत्ते लेते हैं, पपीता का पत्ता लेते हैं, थोड़ी सी सौंठ लेते हैं और थोड़ी सी पिपली, छोटी पिपली जिसको मागदी कणा पाइपर लौंगम हम बोलते हैं, वो हम लेते हैं और 2-4 लौंग लेते हैं। इन सब को लेकर के मिक्सी में पीस लेते हैं और मिक्सी में पीसने के बाद में उसका जो पानी बन जाता है उसको छान करके रख लीजिए। और उस छान करके वो पानी को मैं कह रहा हूँ 3 दिन तक आप लगातार पिला दीजिए। ठीक है, ताजा बन जाए तो बहुत अच्छा, ताजा नहीं बन जाए तो 2-3 तक फ्रिज में रख करके आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप सुबह शाम और सुबह दोपहर शाम 3 टाइम लगातार 5-5 6-6 चम्मच इसको दीजिए, उस रस को जो आपका मिक्सी में बना करके आप प्रयोग करें। ठीक है, किसी को शुगर नहीं है तो उसके साथ में आप चीनी मिला सकते हैं, किसी को शुगर है तो वो चीनी ना मिलाएं, वो बिना चीनी मिलाए इसका ले लें। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ आपकी प्लेटलेट्स काउंट 3 या 4 दिन में पहुंच जाएगी, क्योंकि मैंने खुद ने अपने घर पे प्रयोग किया। मेरे भतीजे का जब प्लेटलेट्स काउंट 15-16 हजार आ गई थी, तब हमने इसी का प्रयोग करके देखा। मेरे घर पे भी यहाँ पर और भी किसी को हो गया था, उनको भी हमने देखा। तो 3 या 4 दिन में, ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। तो ये गिलोय इतनी महत्वपूर्ण है, इसके साथ में इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। हमारे पिताजी चूंकि एक आयुर्वेद चिकित्सक रहे, तो वो जब भी किसी को कोई दवा औषधि देते थे तो उसके साथ में वो गिलोय सब तो जरूर डाल देते थे। मैं आपको भी सभी को ये निवेदन करता हूँ कि आप किसी भी किसी रूप में गिलोय का प्रयोग आप इसको जरूर करना चाहिए।
इसके साथ में ही एक अन्य द्रव्य की बात कर लूं मैं छोटी सी। मेरा समय हो तो बता दीजिएगा निसंकोच, क्योंकि आयुर्वेद विस्तृत होता है और कहीं ऐसा नहीं समय की मर्यादा मैं भी देख रहा हूँ कि मेरा 6:30 तक का समय है, अभी 6:20 हुए हैं। हल्दी आप सभी लोग जानते हो, अभी हमारे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने भी हल्दी के बारे में कहा, वहां पर भी कहा, और उसने कहा कि गोल्डन मिल्क का सेवन करिए। अब हल्दी एक छोटा द्रव्य नहीं है, बहुत अच्छा द्रव्य है, क्योंकि हल्दी में जो पाया जाने वाला जो कर्क्यूमिन है वो आप जाकर के सर्च करिए, जब मेरा ये लेक्चर खत्म हो जाए, उस लेक्चर को खत्म होने के बाद में एक सर्च करिए कर्क्यूमिन, और कर्क्यूमिन के कैप्सूल देखिए आप अमेरिका में, ब्रिटेन में, स्पेन में, जर्मनी में, वहां देखिए कर्क्यूमिन का आधे ग्राम का कैप्सूल कम से कम 50 से 100 रुपए के बीच में बिक रहा है। यानी आप ये मान लीजिए कि आप और हम जो हल्दी खा रहे हैं, वो 4 चुटकी हल्दी जो है वो 100 रुपए में बिक रही है। कहां पर? विदेशों में, क्योंकि उनको पता लग गया ये एंटी कैंसरस है। ठीक है, तो वो एंटी कैंसरस इसकी प्रॉपर्टी है, उन्होंने तो खाली इसका कर्क्यूमिन को ही पहचाना। हमारा आयुर्वेद कहता है खाली कर्क्यूमिन ही नहीं है। इसलिए हमारे जितने भी प्रकार के अच्छे अच्छे जब कार्यक्रम होते हैं, इवन देन जब शादी भी होती है, तो हल्दी को सबसे पहले हम हल्दी लगाते हैं। क्यों? ये एंटीसेप्टिक है, बॉडी के साथ में रहने वाले जितने भी फंगल इन्फेक्शन वगैरह कोई है, सुंदरता को भी बढ़ाएगा, आपके गौरवर्ण को भी करेगा, त्वचा को भी बहुत अच्छा करेगा। इसके साथ में शरीर में होने वाली किसी भी चीज को आपको बचाता है। इसीलिए हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट कहती भी है कि इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। तो गोल्डन मिल्क का सेवन करना, यानी हल्दी आप लीजिए। अब सर्दी का समय आ गया, मैं तो सभी से कहूंगा कि आप 2 से 3 ग्राम के बीच में, जिसको जितना सूट करता है, वो रात को सोते वक्त एक गुनगुने दूध में हल्दी मिला करके जरूर सेवन करें। और हल्दी और आंवला, जिनको डायबिटीज है, जिनको प्रमेह है किसी भी प्रकार के, ये सर्वोत्तम औषधि है, हल्दी और आंवला, आंवले का रस और हल्दी। और आप ये नहीं ले सकते हो तो आंवले का अचार और हल्दी का अचार मिलाकर ले लीजिए, डायबिटीज वालों को बड़ा अच्छा फायदा करेगा, इम्यूनिटी भी आपका बढ़ाएगा। तो ये आपकी हल्दी है, तो इसकी कीमत भी आप मान लीजिए कि जब आप 4 चुटकी हल्दी लेते हो तो आप मान के चलिए कि, या ये नहीं कर सकते तो आप हल्दी थोड़ा सब्जी में ज्यादा डाल करके खा लीजिए। हल्दी आपको पहुंचानी है, आपको खाना है, ये आपको दी गई। ठीक है, इसके बाद में एक द्रव्य हमारा आता है अश्वगंधा। आप सभी लोग जानते हो, बड़ा कॉमन सा द्रव्य है, अश्वगंध के नाम से जानते हैं। मार्केट में बड़ी बड़ी कंपनियां आजकल इसके नाम से कैप्सूल बनाती है। डाबर जैसी कंपनियां भी स्ट्रेस कम नाम से बनाती है, जो बोले आपके स्ट्रेस को दूर करती है। स्पोर्ट्स मेडिसिन में भी इसको बहुत अच्छा माना गया है। इम्यूनिटी बूस्टर तो ये है ही है बहुत अच्छी, तो उसके साथ में भी हम प्रयोग करते हैं। अश्वगंधा के ऊपर भी मेरा एक अनुसंधान हुआ, और मेरे साथ में ही हमारे डॉक्टर राजीव कुशवाहा थे, हमारे एक पीजी स्कॉलर, उन्होंने उसको मैंने ये दिया, क्योंकि मेरे शुरू से ये रहा है कि आयुर्वेद में जो चीजें लिखी हुई है वो एक वैज्ञानिक रूप से स्थापित भी होनी चाहिए, और वो बिना अनुसंधान के हो नहीं सकती। तो हमने उनको दिया, और हमने उनको 3 तरह के अश्वगंधा दिए। एक अश्वगंधा हमने वो दिया जो वाइट, जो ऐसे ही उग जाता है। एक अश्वगंधा जो खेती की जाती है, वो अश्वगंधा का सैंपल लिया। और एक अश्वगंधा जो नागौर में पाया जाता है, जो कि नागौरी अश्वगंध प्रसिद्ध है, एक हमने वो लिया। और तीनों अश्वगंधा का हमने अनुसंधान किसके ऊपर कराया? इम्यूनिटी के ऊपर। और इम्यूनिटी पे हमने क्या पाया? आप सभी लोग जानते हो, इम्यूनिटी के लिए हमारे पास में IgG का जो लेवल होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है। तो मैं चूंकि रिसर्च करवा रहे थे, तो हमारे पास में ये फैसिलिटी नहीं थी, तो हमने उस रिसर्च फैसिलिटी को बॉम्बे में करवाया था। ये आज नहीं करवाया, 2007-8 में हमने करवाया। और हमने इसके सारे सैंपल भेजे, और आप सभी लोगों को पता होगा IgG का लेवल बढ़ना और घटना, ये दोनों ही अच्छी बात नहीं है। मतलब एक नॉर्मल बैलेंस में होता है, वही अच्छा काम करता है। और हमने अश्वगंधा में क्या पाया कि जो IgG का लेवल जिनका बढ़ा हुआ था, उसके लेवल को तो इसने घटाया अश्वगंधा ने, और जिनका लेवल कम था उसने इसको बढ़ाया। यानी ये दोनों साइड उसने काम किया। यानी हमारे जैसे आयुर्वेद में लिखा हुआ है कि क्षीणा वर्धितव्या, यानी क्षीण है उसको बढ़ाए, और वृद्धा ह्रासितव्या, बढ़े हुए को घटाए, समा परिपाल्य और बैलेंस बना करके रखे, जो समय उनको बैलेंस बना कर रखे। तो इसका हमने प्रत्यक्ष रूप से हमने देखा, और हमने इसको पाया अश्वगंधा के ऊपर। और सबसे अच्छी खास बात है कि इम्यूनिटी के ऊपर उसने बड़ा अच्छा काम किया, परंतु उसकी अलग अलग वेराइटी ने उसका ऊपर अलग अलग काम किया। यानी जो खेती करने वाला था उसका रिजल्ट थोड़ा कम मिला, वाइल्ड वाले का उससे थोड़ा सा ज्यादा मिला, परंतु नागौरी अश्वगंध जिसको सबसे अच्छी बताई जाती है, उसका रिजल्ट हमको सर्वाधिक मिला। तो यानी अलग अलग जगह का जो होती है उसकी औषधियों के ऊपर भी हमारा प्रभाव होता है, तो वो हमने वो भी देखा। ठीक है, इसके साथ में एक सामान्य ही द्रव्य के ऊपर और आता हूं मैं, सिर्फ एक और द्रव्यों के बारे में और बात करूंगा। हमारा रसोन, आप सभी लोग जानते हैं लहसुन,
सब लोग घर में खाते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को लहसुन के बारे में पता नहीं है। बहुत सारे कोई पंडित वगैरह कोई है पूजा पाठ करने वाले, शायद वो लोग नहीं खाते हैं। तो वो धार्मिक दृष्टि से बेशक उचित ना हो, क्योंकि धार्मिकता एक अलग चीज होती है, परंतु स्वास्थ्य की दृष्टि से ये बहुत अच्छा है। इसीलिए रसोन को जो कहा गया है, रसोन कल्प लिखा है काश्यप ने, तो रसोन कल्प का अध्याय तक लिखा है। तो हमारे भी मन में आया कि रसोन इतना महत्वपूर्ण द्रव्य है, तो उस रसोन की कोई न कोई खास बात होनी चाहिए। तो इस रसोन को हमने भी कल्प के रूप में हमने भी उपयोग करवाया, और हमने इसका ऊपर जो किया, जो स्टेरिलिटी वाले जो पेशेंट थे, यानी इस तरह की महिला पुरुष जिनको संतान नहीं हो रही थी कई सालों से, सब कुछ जिनके साथ में कोई न कोई कारण रहा था, उन लोगों के हमने 30 पेशेंट को सेलेक्ट किया, और 30 पेशेंट को सेलेक्ट करके हमने उनको रसोन खिलाया। परंतु रसोन के बारे में ये लिखा हुआ था कि इस रसोन को जब तक खिलाएं जब तक वो सामने वाला आपके कमरे में प्रवेश करे, आपको ऐसा लगे कि रसोन की गंध आ रही है, इतने तक खिलाना है। तो हमने उन पुरुषों को दिया, परंतु पुरुषों के साथ में हमने महिलाओं को भी दिया, क्योंकि एक को गंध रहेगी तो दूसरे को गंध की वजह से दूर रहेंगे, क्योंकि हमें स्टेरिलिटी के ऊपर काम करना था। तो हमने देखा, और आश्चर्य की बात ये थे कि उनमें से हमारे पास में बहुत सारे पेशेंट जिनको 7 साल से 8 साल से 9 साल से इस तरह से कोई संतान नहीं हो रही थी, उसी को हमारे पास में जो पेशेंट थे उनको संतान उत्पन्न हुई है बहुत सारों को। और ये एक संयोग मान लें कि वो संयोग उनके संतान भी पुरुष हुई थी। हालांकि मैं इसका दावा नहीं करता हूँ, गवर्नमेंट भी इसके बारे में नहीं कहती है, परंतु हमारे पास में जितने हुए थे उन सबके हुए थे, और उनका हमने दिया और उसका प्रयोग करा करके देखा। तो यानी ओलिगोस्पर्मिया में बहुत अच्छा काम करता है, यानी बहुत अच्छा ये वाजीकरण भी है। तो वाजीकरण के रूप में काम करें। आयुर्वेद में तो बहुत अच्छा काम करता है, जितने भी प्रकार के हमारे जो दर्द होते हैं, रसोन आदि तेल आता है उसमें काम करता है। डाइजेस्टिव के रूप में बहुत अच्छा माना गया है। तो लहसुन अभी आपके सामने मिल रहा है, सर्दियों का मौसम है, घर पे आपका बगीचा है तो लगा लीजिए। मैंने लगा रखा है, मैंने बगीचे में, आप कहोगे तो मैं दिखा दूंगा। ये सारी चीजें मैं बगीचे में लगाने का प्रयास करता हूँ। एलोवेरा भी लगा रखी है, तुलसी भी लगा रखी है, क्योंकि जब हम खुद नहीं करेंगे तो दूसरे को कहने के अधिकारी भी नहीं रहेंगे। तो आप उसका प्रयोग करिए, रसोन का प्रयोग करिए। सर्दियों का मौसम है, आप लहसुन का दीजिए। और हार्ट वाले पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है, कोलेस्ट्रॉल वालों के लिए बड़ा अच्छा काम करता है। वो कच्ची कली के रूप में ले लें, चाहे वो सब्जी के रूप में ले लें, चाहे कैसे भी प्रकार के लें, आप लहसुन का प्रयोग करें तो आपके बड़ा अच्छा काम करेगा। इसके साथ ही एक हमारा एक बड़ा अच्छा द्रव्य है हरड़। आपके बहुत अच्छा हिमाचल में ये मिलने वाला है और मिलता भी है। आप सभी लोग जानते हैं हरड़ के बारे में, बड़ा महत्वपूर्ण द्रव्य है। आयुर्वेद में जब चरक ने अध्याय का प्रारंभ किया, रसायन अध्याय का, तो उन्होंने सबसे पहले हरड़ का वर्णन किया। उसने कहा अथा तो अभया आमल की अध्याय व्याख्या समय, यानी सबसे पहले उन्होंने कहा अभया, अभया नाम इसी का ही, यानी इसको लेने से आपको किसी भी प्रकार का रोग का कोई भय नहीं रहेगा। मैंने बहुत सारे लोगों को अभया का दे करके देखा, बहुत सारे का प्रयोग करके देखा, और मैं आपको बता दूं ये अनुभूत मान लीजिए, आप चाहे किसी भी रूप में मांग लीजिए। आप हरड़ को ले लीजिए, हरड़ बड़ी हरड़ गुठली निकाल करके, ठीक है। छोटी हरड़ जिसको हम जवा हरड़ बोलते हैं, उसमें गुठली नहीं होती है, आप उसका भी प्रयोग कर सकते हो, वो काली काली होती है, कैसे भी हो। वो आप हरड़ ले लीजिए, और हरड़ को लेकर के घर पे लेकर के उसको कूट लीजिए, यव कूट कर लीजिए, और यव कूट करके उसको एक थोड़ा सा और करके चूर्ण टाइप कर लीजिए। पर चूर्ण ऐसा नहीं होना चाहिए जो मैदे जैसा हो, क्योंकि मैदे जैसा आपके आंतों में चिपक जाएगा, दांतों पे भी चिपक जाएगा। तो ऐसा हो जो आटा या आटे से थोड़ा सा बड़ा, तो उस तरह का आप ले लीजिए। वो हरड़ को लेकर के, उस हरड़ को आप एक हरड़ यानी 100 ग्राम आपके पास में हरड़ है, तो आप उसमें 30 ml यानी 1/3 आप एरंड का तेल ले लीजिए। उस हरड़ को आप भून लीजिए, और भूनने के बाद में गैस को बंद कर दीजिए, और बंद करके उसमें एरंड का तेल मिला लीजिए। उसको बोलते हैं हम एरंड भ्रष्ट हरितकी। और आप लोग जानते हो कि हमारा जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो बनाया गया है आज की तारीख में, जो जामनगर, उस जामनगर में प्रत्येक तरह के पेशेंट को आते ही सबसे पहले उनको कहा जाता है कि आप 3 दिन तक ये लीजिए हरड़। तो हरड़ क्या करती है, हरड़ और एरंड ये आपके स्रोतस को शुद्धि कर देती है। क्यों हरितकी के बारे में कहा गया, हरितकी पथ्या नाम, यानी पथ्य द्रव्यों में हरितकी सर्वश्रेष्ठ है। पथ्य यानी आपके शरीर के सभी प्रकार के स्रोतस को शुद्धि कर देगी, पेट का शुद्धि तो करेगी ही करेगी। हमारे साथ में एक पीजी के स्कॉलर थे, डॉक्टर राजीव सूद, जो आजकल प्रोफेसर है कहीं पंजाब में मोगा में। उन्होंने कोलेस्ट्रॉल के ऊपर किया था, और खाली हरड़ दे करके, और उन्होंने पाया कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी इससे बहुत कम हो गया है। तो ये ऐसा हरड़ है, आप हरड़ का प्रयोग रात को सोते समय 1 चम्मच ले लीजिए, और गुनगुने पानी में लेकर के इसका सेवन करिए, ऊपर से दूध पी लीजिए। तो ये इतना महत्वपूर्ण द्रव्य है आपका हरड़।
तो उसके साथ में भी आप हर्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं। चूंकि समय की मर्यादा है, 6:30 बज चुके हैं और हमको आरोग्य भारती भी एक संघ का आनुषंगिक संगठन है और वहां से हमको यही पहली बात बताई जाती है कि समय की मर्यादा का आप हमेशा ध्यान रखें। मेरे को बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं पुनः आरोग्य भारती हिमाचल प्रदेश और अमृत हिमालय फाउंडेशन का हृदय से आभारी हूँ कि मुझे से छोटे व्यक्ति को भी उन्होंने बोलने के लिए एक बहुत बड़ा मंच प्रदान किया। पुनः आप सभी को सादर वंदन, नमस्कार। धन्यवाद बहुत बहुत प्रोफेसर दाधीच जी, बहुत ही ज्ञानवर्धक आपका उद्बोधन रहा। अलग अलग पौधे, तुलसी, ग्वारपाठा, आंवला, गिलोय, अश्वगंधा, रसोन, हरड़, सबका बहुत ही उचित और संक्षेप में और सब आवश्यक सारा विवरण आपने दिया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कुछ एक जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, कुछ चाह रहे हैं कि हमारे सभी प्लांट्स तो आपने बताया, लेकिन कुछ लोग इनके बोटेनिकल नेम्स नहीं जानते हैं, तो उनको बोटेनिकल नेम्स उनके साथ शेयर किए जा रहे हैं। और अगर किसी को कुछ प्रश्न पूछना है तो वो अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। चलिए, प्रश्न हम बाद में लेते हैं, अगर शायद अभी तक किसी ने अपना हैंड रेज नहीं किया है। तो हमारे आज के अगले वक्ता, जो हमारे अतिथि वक्ता हैं, वो हैं श्री नंद किशोर जी। नंद किशोर जी मध्य प्रदेश से संबंध रखते हैं। एवं संस्थापक हैं जे कण्व वन सेवा संस्थान, कानवन, धार एवं मध्य प्रदेश। नंद किशोर जी पर्यावरणविद हैं, प्रकृतिवादी हैं, धरती से जुड़े हुए प्रकृति प्रेमी हैं। ये इनका कार्यक्षेत्र इनके गांव के आसपास के लगभग 31 गांव हैं, जो इन्होंने समझ लो कि इनकी टीम जो पिछले 5 वर्षों से लगातार वहां जो पौधों का रोपण कर रही है, उनका संरक्षण कर रही है, उनको ध्यान भी रख रही है। और आज तक उन्होंने लगभग 43,000 के लगभग पौधों का रोपण किया है। और गांव के हर्बल विलेज बनाने को हेतु उन्होंने आगामी 2024 तक लगभग 200 दुर्लभ प्रजातियों के औषधीय पौधे उन्हें तैयार करके उन्हें विकसित किया है। तो मैं निवेदन करूंगा नंद किशोर जी से कि वो अपने आप को अनम्यूट करें और अपना उद्बोधन लेकर प्रस्तुत हो। श्री नंद किशोर जी। नंद किशोर जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपकी ऑडियो सेटिंग्स में कुछ दिक्कत है। नंद किशोर जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, हम नहीं सुन पा रहे हैं आपको। नंद किशोर जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो नंद किशोर जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल भी। इसमें वेबिनार में आपकी ऑडियो सेटिंग में कुछ दिक्कत है, उसको आप या तो ज्वाइन कीजिए दोबारा एग्जिट करके, या फिर आप अनम्यूट का जहाँ ऑडियो की ऑप्शन होती है वहां क्लिक करेंगे तो वहां माइक, जहां माइक वाला बटन ऑप्शन आती है उसको क्लिक कीजिए। एक हेडफोन की आती है, एक माइक की आती है। हेलो या गौमूत्र का मतलब मैं फिर कह सकता हूँ, गौमूत्र के बारे में जब भी हम चर्चा करेंगे
तो वो देसी गाय का होगा। उम्र काहे ये नहीं चीज को पालेंगे, काहे नहीं पालेंगे जब तू कनेक्टिविटी बहुत सारा डिस्टर्बेंस आ गया अनिल जी, बाकी अगर को म्यूट पालेंगे करिए तो वापस। फायदा भी तो होगा, फिर मिलने आओगे। क्या पता है कितना बिजी रहे ना यार, आज टाइम मिला आज हम आए, कि आज ही कहीं समय था ना, तो कल भी लेट चला जाता। वेद शर्मा जी थोड़ा सा आप साइलेंट करें अपने आप को, डिस्टर्बेंस आ रहा है। हाँ प्लीज अपने आप को साइलेंट कर लें, जब तक कोई बोले ना तब आप साइलेंट करें, जब बोलना हो तो ही अपने आप को अनम्यूट करें। तो बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा था उन्होंने। तो हमारे पिताजी बहुत बार घर पे ये बनाते थे, तो वो गोमूत्र में भिगोते थे, और गोमूत्र का मतलब मैं फिर कह रहा हूँ देसी गाय होना चाहिए। जैसे हमारे आजकल सोलन में माधव वहां पर सृष्टि करके बना रहे हैं श्रीनिवास मूर्ति जी, तो देसी गाय का मतलब जिसके ऊपर हम्प होगा वो देसी गाय है, वो ही काम करेगा, बाकी काम नहीं करेगा। आपने विदेशी गाय का मूत्र ले लिया तो काम नहीं करेगा, उसका दूध और मूत्र दोनों ही काम नहीं करेंगे। उसमें आप भिगो लीजिए, और भिगोने के बाद में आप यदि उसका प्रयोग करते हैं तो वो 4 गुना ज्यादा हितकारी होता है। आप बिल्कुल उसका प्रयोग कर सकते हैं, और उसके साथ में हल्का सा सेंधा नमक मिला लें तो भी अच्छा है। आप नंद किशोर जी हमको दिख रहे हैं, प्लीज आप बोलकर देख लिये, आपकी आवाज आ रही है नंद किशोर जी? नंद किशोर जी अपने आप एक बार बोल के देखें। नहीं आ रही है, उनकी मोबाइल में सेटिंग में दिक्कत है। नंद किशोर जी आपके मोबाइल सेटिंग में कोई प्रॉब्लम है या तो, क्योंकि आपका अनम्यूट तो दिख रहा है परंतु आपकी वॉइस आ नहीं रही है। नंद किशोर जी आपके पास में कोई दूसरा मोबाइल है तो उससे जुड़ने का प्रयास कर सकते हो आप। अब हमारे पास में एक ही विकल्प है कि आपको, मैं जैसे मैं बताऊं आपको, देखो ऐसे में होता क्या है कि आपको कई विकल्प लेके बैठने पड़ते हैं कि टेक्नोलॉजी है। अब मेरे पास में मैं 2 लैपटॉप लेके बैठा हूँ, एक लैपटॉप मेरा, इसलिए 2 नाम दिख रहे होंगे। कई बार टेक्निकल प्रॉब्लम आती है, उसमें नहीं चलता, कई बार उसमें नहीं चलता। जैसे आज एक में चल रहा था तो एक में इंटरनेट नहीं चल रहा था, तो 2 मोबाइल लेके बैठा अलग अलग। तो इस तरह की चीजों में हमें ये मान के चलें कि हमारा तो रात दिन का काम है, हमें तो ऑनलाइन ही लेना होती है, क्लास भी ऑनलाइन ही होती है, सेशन भी ऑनलाइन होते हैं। आज सुबह भी 2 सेशन हुए थे, तो हमें थोड़ी सी इसकी टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा सा पता लग गया, तो हम 2-4 चीजें लेके बैठते हैं स्टैंड बाई में। तो नंद किशोर जी आपसे भी पुनः निवेदन है, क्यों हम भी आपको सुनना चाहते हैं, आपका व्याख्यान बहुत महत्वपूर्ण होता है। प्लीज आपके पास में कोई दूसरा मोबाइल है तो उससे जुड़ने का प्रयास करें इसी लिंक से। आपके मोबाइल से आवाज नहीं आ रही है, या लैपटॉप जो भी है उससे आवाज नहीं आ रही। मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, जैसे अपने ये अभी ये कार्यक्रम हो रहा है तो अमृत फाउंडेशन, अमृत हिमालय फाउंडेशन, तो मैं चाहूंगा अमृत हिमालय फाउंडेशन जैसे और भी लोग यहाँ पे काम करें, तो जो कि हिमालय क्षेत्रों के लिए बहुत उपयुक्त होगा। और एक जानकारी देना चाहेंगे, जैसे अपनी अभी महद ऋषि, मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ आ रही है, पूछिए। हमने कहा भाई साहब आपको तो जैसे हमने ये आपने जो ये अपना कार्यक्रम हो रहा अमृत हिमालय फाउंडेशन के माध्यम से और सहयोग से मतलब हो रहा है, तो ऐसे लोगों को और भी हमें प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। मैं इसी विषय के साथ में एक निवेदन कर रहा था कि और भी लोग इसमें जुड़ेंगे, और भी और अच्छे लोगों का प्रकल्प तैयार होगा। तो अभी नए नए विषय और नए नए प्रकल्प तैयार करने की चर्चा करनी है। तो आप लोग ये मेरा कि अब यहाँ पर इतने विद्वान लोग हैं, और जैसे डॉक्टर महेश ऋषि जी हैं, ये सिंपल चीजें नहीं होती, तो सिंपल चीजों में अभी बहुत से नॉलेज यहाँ से कलेक्ट किया जा सकता है। सिंपल एलोवेरा की बात कर रहे थे अभी, तो वहां पर उसका एक एरोसाल करके मेडिसिन बनाई गई है जो फ्रॉस्ट बाइट के लिए सबसे अच्छी औषधि बनी हुई है। और फ्रॉस्ट बाइट की ये समझ लीजिए जितने भी सैनिक जाते हैं हाई एल्टीट्यूड पे, उनको पहले से उसी को लगा के दिया जाता है, जिनके कारण से उनको वो उनका सर्वाइवल रेट बढ़ जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि बहुत सारी चीजें भी हमें मिलेंगी यहाँ पे सीखने को, तो विद्वानों का नॉलेज लेके हमें आगे बढ़ना है। और जैसे आपने बहुत अच्छा सहयोग दिया, तो इस ऐसे संगठनों का
और अभी जो नंदकिशोर प्रजापति जी हैं, जैसे इन्होंने भी अपना प्रकल्प बहुत अच्छा चला रहे हैं, तो इस टाइप के भी प्रकल्प को और भी आगे खड़े करने की आवश्यकता है। ये आरोग्य भारती की तरफ से मेरा निवेदन है। एक अतुल रसियाल जी ने एक प्रश्न पूछा है कि यूरिक एसिड को घटाने के लिए कौन से प्लांट बेनिफिशियल होता है। उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि अभी जैसे मैंने गिलोय के बारे में कहा था, तो यूरिक एसिड को घटाने के लिए गिलोय सर्वश्रेष्ठ औषधि है, सिंगल ड्रग। ठीक है, खाली आप गिलोय का प्रयोग करिए या गिलोय सत्व का प्रयोग कर सकते हो, दोनों प्रकार की चीजें का प्रयोग कर सकते हो। परंतु मार्केट में जो मिलने वाली गिलोय सत्व है वो ओरिजिनल प्राय नहीं मिलती है, इसलिए आप गिलोय का क्वाथ का प्रयोग कर लीजिए या गिलोय के स्वरस का प्रयोग करिए, तो आप उसमें यूरिक एसिड में बड़ा अच्छा फायदा करती है सिंपल गिलोय, आप उसके कांड का प्रयोग कर सकते हैं। नंद किशोर जी की आवाज तो नहीं आ पा रही है, एक बार अनम्यूट करके देखें नंद किशोर जी को। अनिल जी अनम्यूट कर रहा हूँ, उनको खुद ही अनम्यूट करना पड़ेगा, उनको रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। वैसे भी मैंने ऑप्शन हाँ सबको ओपन रखी है, एवरीवन कैन हाँ, अपने आप को नहीं नहीं अनम्यूट। अनम्यूट तो हो गया। नंद किशोर जी बोल करके देखें, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है अभी भी। हमको लगता है कि उनके पास में हमारी आवाज भी नहीं जा पा रही है सही। मैंने उनको फोन भी किया उनको, लेकिन शायद नहीं बात हो पा रही है। हाँ, एक हमारे रजनीकांत जी हैं, रजनीकांत ठाकुर जी, वो कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, तो अपने आप को रजनीकांत जी अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। एक अलका जी ने प्रश्न पूछा है कि विच प्लांट आर बेनिफिशियल फॉर द पीसीओडी एंड वेट लॉस। ठीक है, तो वेट लॉस के लिए तो मैंने आपको बताया ही था कि वेट लॉस को आपको करना है, तो वेट लॉस के लिए तो गिलोय मैंने कहा कि ये सर्वश्रेष्ठ है अपने आप में इसका प्रयोग करके, क्यों हमने 8 किलो तक इसका कम देखा है। और मैं आपको सिंपल सी चीजें बता रहा हूँ, जैसे हर टर्मिनेलिया चेबुला जो है, और टर्मिनेलिया चेबुला जिसको हम हरड़ कहते हैं, उस हरड़ का प्रयोग, क्योंकि आपका जब स्रोत शुद्ध हो जाएगा तो वेट लॉस भी हो जाएगा, तो शाम रात को हरड़ का प्रयोग एरंड के साथ में प्रयोग कर सकते हैं, या खाली गोमूत्र का प्रयोग भी अपने आप में वेट लॉस करने के लिए बहुत अच्छा प्रयोग है। परंतु मैं फिर कहता हूँ, गोमूत्र का मतलब देसी गाय का प्रयोग करें, गोमूत्र का प्रयोग कर लीजिए, गोमूत्र हरितकी का प्रयोग कर लीजिए, आप गिलोय का प्रयोग कर लीजिए, बहुत सारी चीजें हैं। आप मेडिसिन के खाली मेडिसिन के भरोसे न रह करके, और ओबेसिटी में जो है थोड़ा सा आपको व्यायाम भी करना पड़ेगा, क्योंकि अपने आप में पूरा ट्रीटमेंट है। ठीक है, आप उसके साथ में प्रयोग करिए, साथ में इनका प्रयोग करिए, तो निश्चित रूप से आपको फायदा मिलेगा। रजनीकांत जी कह रहे हैं कि हमको अनम्यूट करें, वो अनम्यूट हो नहीं पा रहे हैं। हो गए अनम्यूट सर, गुड इवनिंग सर। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन डॉक्टर महेश दधी सर से है। सर आपने जो ओबेसिटी के लिए बताया, गिलोय का उपयोग बताया, उसमें गिलोय में जैसे आपने बताया कि गिलोय जो टिनोसोरा कॉर्डिफोलिया है, जैसे डिजीज इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज है, अपच की जो समस्या रहती है, उसके लिए भी ये काम करेगा? देखो, खाली आप एपच की संग्रहणी में काम करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, एपच में जी काम करेगा, परंतु हमको ये देखना पड़ेगा, खाली एक जब रोग और भी किसी के साथ में को रिलेटेड हो, तो आप किसी चिकित्सक जो वैद्य हो, रजिस्टर्ड चिकित्सक हो, जी सर। उससे संपर्क करना चाहिए, और उसके साथ में आप पूरी चीजें, मैं एक सामान्य बात बता रहा हूँ, परंतु जी सर। कोई रोगी को देखे बिना एक स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। सिंपल जी चीज सर। है, खाली ओबेसिटी है और कोई बीमारी नहीं है, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हो। परंतु इसके जी साथ सर। में आपके साथ में एक दो डिजीज और चल रही हो, तो आप जाकर के, जैसे पपरोला में बैठे हमारे अनिल जी बैठे हैं, आप पंचकर्म में इनके पास में जाकर के दिखाइए, वहां पर ओके। दो चार चीजें और देखने के बाद में ट्रीटमेंट होता है। तो सामान्य बात अलग होती है, ट्रीटमेंट के लिए जब हम जाते हैं तो एक से ज्यादा रोग हो तो आप चिकित्सक को दिखाना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद में 10 परीक्षा भाव को देख करके ट्रीटमेंट किया जाता है। उसमें रोगी को देखा जाता है, रोगी को बल को भी देखा जाता है, देश भी देखा जाता है, काल भी देखा जाता है, वय भी देखी जाती है, तो बहुत सारी चीजें होती है, तो ये सारी चीजें हैं। जी सर। जी, मेरा सेकंड क्वेश्चन दीपक सर से है। दीपक सर, जैसे आपने बताया कि हिमालयन जो जड़ी बूटियों का नाम बताया आपने कि हायर हिमालय की जो जड़ी बूटियां हैं, वैसे भी इनका स्टेटस उतना कॉमन नहीं है, लिस्ट कंसर्न है मोस्ट ऑफ जो मेडिसिन हैं, जैसे एक्विनिटम हो गया, पिकोराइजा, ट्रिलियम, पोडोफाइलम, ये जो मेडिसिन है, ये मोस्ट ऑफ
एंडेंजर और क्रिटिकल एंडेंजर की कैटेगरीज में है। तो आपके पास, जैसे हमारे पास बहुत सारे अदर प्लांट है जो लीस्ट कंसर्न है, तो हम ये नहीं कर सकते कि जो सिमिलर काइंड ऑफ जो सब्सटेंस उनसे एक्सट्रैक्ट होते हैं वो कॉमन मेडिसिनल दूसरे प्लांट से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इनकी जो हिमालयन जो जड़ी बूटियां हैं वो अपने आप में बहुत कम हो रही है। जैसे आपने हायर हिमालय, अगर आप ग्रेटर हिमालयन देखेंगे तो कुछ जैसे फ्रिटिलेरिया हो गया, पोडोफाइलम एक्जेंडर हो गया, अपना ट्रिलियम हो गया, तो इनकी जो फ्रीक्वेंसी है बहुत कम होती जा रही है। तो इसमें ये नहीं हो सकता कि हम कुछ और जड़ी बूटियां ऐसी ढूंढें जो हमारे पास अवेलेबल है, बहुत ही अवेलेबल है, उनसे एक्सट्रैक्ट कर सके। बिल्कुल, आपने सही क्वेश्चन किया। मैंने इसमें शुरू में ही बोला कि हमारे देश में जैसे 47,000 प्लांट्स पाए जाते हैं, और जिसमें कि 6,000 मेडिसिनल प्लांट्स है जो ऑल ओवर इंडिया में ज्यादा चल रहे हैं, लेकिन 3,000 मेडिसिनल प्लांट का जो ज्यादातर वैद्य लोग यूज करते हैं, और उस 3,000 में भी 300 ज्यादातर यूज कर रहे हैं। तो आपका क्वेश्चन बहुत सही है कि हमें केवल कुछ ही प्लांट पर हम लोग ज्यादा सीमित हो गए हैं, इसीलिए हमने कहा ना कुछ अलग अलग मेडिसिनल प्लांट पर रिसर्च करने की आवश्यकता है, कि जिससे ज्यादातर जो आप बोल रहे हैं उन पौधों पर हमारी निर्भरता कम हो सके। दूसरा, मैंने कहा कि जो पौधे इंडिजिनस हो रहे हैं, इंडिजिनस होने रहे हैं, उनका हमें जीन बैंक को संरक्षित करने की आवश्यकता है, और उनको प्रमोट करने की, उनको आगे बढ़ाने की भी आवश्यकता है। तो उसको भी हमें, अभी क्या है कि ये जो प्रकल्प है, ये इसीलिए मैं प्रकल्प की बार बार जोर दे रहा हूँ कि वहां पर इस चीज की आवश्यकता है, कि जो आपने बोला ये प्रश्न, ये सामान्य नहीं, हमें इस औषधियों को बचाना है, नहीं तो हमारा जो फ्यूचर में जो आने वाले, वो इस प्लांट के बारे में जानकारी कहाँ से मिलेगी? तो वो अभी हमें करना पड़ेगा, वो कल का नहीं सोचना पड़ेगा। और हम ये जिम्मेदारी किसी अन्य पर सोच नहीं सकते। जैसे हम लोग जागृत लोग हैं, तो हम ही को ये करना पड़ेगा, और अगर हम नहीं कर सकते तो हमारे कुछ ऐसे लोगों को सहयोग से लेके ये करना ही पड़ेगा। और उसके लिए आप अपना जैसे जो प्रपोजल है, जो भी कुछ आप कर सकते हैं अपने सहयोगियों के साथ, अपने बॉटनिस्ट के साथ, आपके वहाँ कोई इंस्टीट्यूट हो गया उसके साथ, या स्कॉलर के साथ, या हमारे जैसे अभी आपने जो डॉक्टर वैद्य अनिल जी हैं, या हमारे यहाँ पर हम उनके सहयोग के साथ आप अपना कुछ बनाइए प्रपोजल, और इसके बाद सरकार को भी दीजिए या सबको, और इसको शुरू करिए। और उसके बाद धीरे धीरे आपकी शुरुआत ही सबसे बड़ा कठिन काम होता है। जहां जिस दिन शुरुआत करेंगे तो ये दोनों उद्देश्य एक साथ पूर्ति होने को मिलना शुरू हो जाएगा। जी धन्यवाद। एक्चुअली सर बात यह है कि जैसे ये जो मेडिसिन है वो 2500 मीटर से अब भी मिलेगी हमारे को, मोस्ट ऑफ 3000 पे भी मिलेंगी, बट इसमें जो कंजर्वेशन की बात जब आती है, तो कंजर्वेशन में मतलब सिमिलर एरिया उसको प्रोवाइड किया जाए, और जैसे अगर हम उसको सेम क्लाइमेट प्रोवाइड करने के, तो उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। सिमिलरली अगर हम देखा जाए तो उत्तराखंड में इसकी कंजर्वेशन के लिए सेम ऐसे कुछ प्रोग्राम चले हुए हैं, कुछ एनजीओ काम कर रही है कि हायर जो एल्टीट्यूड है उस विलेज को, मतलब उस विलेज की एक टोटल विलेज को अपने अंडर लेके उसको लोगों को उसके लिए प्रेरित कर रहे हैं कि मेडिसिनल प्लांट उगाओ, और उसको मेडिसिनल प्लांट को भी उसके लिए परचेज करने के लिए भी उनके जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, कंपनी से डायरेक्ट कांटेक्ट है, तो किसानों को भी फायदा हो रहा है और हमारा कंजर्वेशन भी हो रहा है। जो हमारा वाइल्ड में जो मेडिसिनल प्लांट है वो कंजर्व हो रहे हैं इस वजह से। बहुत अच्छा है जी, चलो थैंक यू सर। एक मिनट में रुको, नंदकिशोर जी देखो शायद जुड़ गए वापस, आप बोल के देखें एक बार। बोलिए जरा। जी सर, आ रही है आवाज सर? जी हाँ, आ रही है। नमस्कार सर। हाँ जी। बहुत अच्छा लग रहा है सर आपसे जुड़कर, और काफी अच्छी जानकारी दी आपने हरड़, गिलोय, अश्वगंधा। बाकी हमारा मुख्य रूप से कार्य वृक्षों पर है, और कुछ ऐसे पौधे हैं जो यहाँ अधिक हैं। मैं मध्य प्रदेश के धार जिले से हूँ, और एक छोटा सा गांव है कानवा। तो कुछ औषधियां यहाँ पर प्रचुर मात्रा में हैं, जैसे कि यहाँ एक अपा मार्ग है। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उसे आंधी झाड़ा बोलते हैं, और यहाँ आंधी झाड़ा से अर्थात उसका अर्थ ऐसा निकाला जाता है कि बेकार की चीज या खराब उगी हुई चीज को आंधी झाड़ा बोलते हैं, और अपा मार्ग को यहाँ पर ऐसा नाम दे दिया गया है। तो हमने पिछले 3 सालों से अपा मार्ग के लिए काम करते हुए ऋषि पंचमी के दिन यहाँ पर माताएं इसकी 108 टहनियों को काट कर सिर पर रखकर 108 लोटे पानी डालती है,
और उसका कई शोध पत्र पढ़े, उसमें भी बताया कि ये सिर के कफ को दूर करती है। और ये चीजें सब हमारे माताओं को भी नहीं पता था, किसानों को भी नहीं पता था। हमारे जो 40-50 मित्र हैं इस संस्था से जुड़े हुए, वो भी सोचते थे कि ये सब पुरानी बातें हैं और का कोई अर्थ नहीं है, बेकार से अपने को ये माताएं बोलती है ये काट काट के लाओ और हम सिर धोएंगी। तो ऐसी चीजें वापस जब हमने वापस इसको समाज में परोसा कि ये इस काम में आती है और ये अपामार्ग है और ये इसका कोई सामान्य नहीं है, इसके कई श्लोक हैं जो हमारे आयुर्वेद में लिखे हुए हैं। और एक ब्राह्मण देवता था, मैं ऐसे मिले कि उन्होंने करीबन 10 मिनट तक अपामार्ग पे ही बात करी। तो ऐसी छोटी छोटी बातें जब हम किसानों को, माताओं को या मित्रों को बताते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। उनको ऐसा लगता है कि हमने दुनिया तो जान ली, लेकिन अपने पास जो आंधी जाड़ा था उसे ही हम जानते नहीं है, उसे ही भूल गए। ऐसा ही एक चक्रमर्द जिसे हम लोग कुआड़िया बोलते हैं, वो बहुत प्रचुर मात्रा में होता है, लेकिन यहाँ लोग उसे जानते नहीं है। पुराने लोग जैसे मेरी माताजी स्वयं जब छोटा कुआड़िया होता था तो उसकी पत्तियां 8-10 पत्तियां निकल जाती थी, उसका साग खाती थी वो। और हम भी आज भी खाते हैं। तो वो बोलती थी कि ये घुटनों की बीमारियों में, गठिया की बीमारियों में काम आता है। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने उसे भी छोड़ दिया। तो हमने लगभग 3 वर्ष उसे भी हो गए हैं, हमने उसका साग बनाना और उससे प्रचारित करना, और मित्रों के साथ भी हमने इसका साग बनाकर खाया ताकि सबको पता चले। इसको सोशल मीडिया पे भी हमने डाला था ताकि सबको लगे कि हाँ ये चीज उपयोग में ले सकते हैं। ऐसा इस बार हम राजन की भाजी, शायद उसका कुछ बॉटनिकल नाम मैं बता नहीं पाऊंगा, एक राजन की भाजी जो मालवा प्रांत में बहुत ज्यादा होती थी। अब जो पेस्टिसाइड यूज करने से उसका जो रकबा है वो कम हो गया है, उसको लोग खरपतवार समझकर निकाल देते हैं। इस बार वो शक्तिवर्धक के रूप में काम करती है। बहुत जैसे भिंडी की सब्जी बनती है ऐसी चिपचिपी चिकनाहट लिए सब्जी बनती है राजन की भाजी की। यहाँ हमारे पास ही एक जिला झाबुआ भी है, वहाँ आदिवासी लोग उसकी पत्तों को तोड़कर, जैसे मेथी को हम सुखा लेते हैं, चने के पाले को सुखा लेते हैं, ऐसा वो राजन की भाजी को भी सुखा लेते हैं और फिर वर्ष भर उसको उपयोग में लेते हैं। तो इस बार हमने हमारी संस्था के माध्यम से राजन के बीज एकत्रित करना प्रारंभ किए हैं। अभी कुछ पौधों पर फलियां पक गई है और बाकी पकने वाली है। तो इस प्रकार का प्रयास हम भी कर रहे हैं। पेड़ लगाने के साथ में आप जैसे मित्रों का सानिध्य मिला, तो ये छोटी छोटी अश्वगंधा हमारे यहाँ प्रचुर मात्रा में मतलब लगाया नहीं है उसको, पहले से ही ऐसा कहीं उगता है, तो बहुत सारी जगहों पर काफी उगता है, लेकिन उसको लोगों को निकालने की जानकारी नहीं है, उसको उपयोग करने की जानकारी नहीं है। कई लोग पुराने लोग उसको जानते हैं तो वो थोड़ा अंधविश्वास टाइप है कि जब उनसे पूछेंगे कि ये क्या काम आता है तो वो यूँ बोलेंगे कि अरे ये तो दूसरे रोग में काम आता है, उस रोग में काम आता है। तो जो जानकार लोग हैं उनमें एक दिमाग में धारणा बन गई है कि कोई चीज अपने पास है तो उसे बताना नहीं है। इस कारण हम अपना ज्ञान बहुत हद तक होते जा रहे हैं। कई लोगों को इतनी अच्छी जानकारी थी। अभी हमारे इलाके में एक व्यक्ति रहे थे, उनको जिनको भी टाइफाइड हो जाता था, उनके पास कुछ ऐसा जड़ी का पाउडर होता था, वो देते थे और 3 दिन में वो बहुत व्यक्ति सही हो जाता था। जब उनसे हम मिलने गए, हम 4 लोग गए थे मिलने के लिए, तो हमने पूछा कि बाबूजी ये हमको दवा चाहिए, और दवा ली हमने और हमने पूछा कि ऐसी कौन सी औषधि है जिसका आप उपयोग करते हैं, हमें केवल नाम बता दीजिए। तो उन्होंने बोला कि नाम आप मैं बताता नहीं। उनसे पूछा कि ये आपके अलावा कोई जानता है कि नहीं, मैं किसी को बताता नहीं हूँ, मेरे गुरु ने मना किया है। और उनका ये अभूतपूर्व ज्ञान लगभग अभी 10 महीने पहले खत्म हो गया, वो स्वयं खत्म हो गया, और उनका ये जो ज्ञान था, हमारा पारंपरिक ज्ञान था, उनको भी किसी ने पूर्वजों ने दिया हुआ था, वही समाप्त हो गया। तो आपकी जो वेबिनार है उसके माध्यम से जो ज्ञान मिल रहा है, और एक जो हमारे गांव की लिंक है, जो ज्ञान को ऊपर से तो लेके आए हैं, लेकिन उसे अपने तक ही केंद्रित रखने का जो भाव है, वो अपने पुराने ज्ञान को वहीं समाप्त करना है। हमारे इधर मैं पेड़ों की बात करूं तो ये मालवा क्षेत्र है,
अब मेरा धार जिला जो है वो मालवा और आधा निमाड़ है। नर्मदा मैया के उस साइड निमाड़ है और इधर धार रतलाम जिले के इधर हमारा मालवा अंचल है। तो दोनों एक बॉर्डर पे हैं और यहाँ की जो पेड़ पौधे हैं आप अनेक पेड़ पौधे यहाँ मिल जाएंगे, जिसमें अभी एक दुर्लभ जिसे आप अजान वृक्ष बोलते हैं, अजान वृक्ष जिसके पत्ते चोट मोच पे काम आते हैं। मतलब मैं बचपन से देख रहा हूँ कि जिस किसी को भी चोट लग जाती थी वो मुजार के पत्ते यानी अजान वृक्ष के पत्ते ढूंढता था, लेकिन आज उसके एक भी पेड़ आपको देखने को नहीं मिलता है। हमने अभी लगभग 3 वर्ष में उसके 50 से अधिक पौधे लगाए और अब अजान वृक्ष को लोग जानने लगे हैं और उसको सहेजने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोगों को हमने प्लांट लगाने के लिए बोला कि आप लगाइए, हम फ्री आपको प्लांट भी देंगे और ट्री गार्ड भी देंगे। तो अजान वृक्ष पुनः स्थापित हो रहा है। आप हरड़ और बहेड़ा मालवा अंचल के लिए बहुत ही उपयुक्त जमीन है। हरड़ और बहेड़ा, बहेड़ा इतना उगता है हमारे यहाँ, मतलब ऐसे ही प्राकृतिक रूप से उगता है बहेड़ा, लेकिन खेती का विस्तार कहो या लालच की हद पार करना कहो, उसके कारण बहेड़ा लगातार काटे जा रहे हैं। ऐसा ही एक वृक्ष महुआ है जिसको मालवांचल और निमाड़ के लोग कल्पवृक्ष भी कहते हैं, क्योंकि आज से कुछ वर्षों पूर्व तक ही इनकी आय का मुख्य स्रोत महुआ ही था। जब उस पर बसंत ऋतु में फूल आते थे तब वो फूल एकत्रित करके चुन कर बेच देते थे, तो उससे काफी रकम आ जाती थी। उसके बाद उसकी जो टोड़ी होती थी, उसका जो फल होता था, उसका वो तेल निकालते थे और उसका तेल का उपयोग वो वर्ष भर अपने खाने के में करते थे। तोड़ी के तेल के अलावा जो खली होती थी उसका भी अलग उपयोग होता था, मच्छर भगाने में, सांप भगाने में, ऐसे अनेक उपयोग तोड़ी के किया करते थे। लेकिन अब वो अपना पारंपरिक ज्ञान हम खो चुके हैं और महुआ लगभग गाँव में हमारे गाँव, छोटे से गाँव में 4 बाग हुआ करते थे, लेकिन अब करीबन 100 महुआ भी नहीं बचा है। और महुआ भले ही 100 बचा है, लेकिन उसका ज्ञान कुछ 10-20 लोगों को भी नहीं है कि इसका उपयोग हमें क्या करना है। तो लगातार पेड़ों की जानकारी न होने के कारण उनकी कटाई हो रही है। और सबसे अच्छा इस आपके वेबिनार और इस ग्रुप का कार्य है कि पेड़ों का, औषधियों का व्यक्ति को जानकारी होगी और सर ने बताया था कि उसका मूल्य पता होगा कि आप हल्दी यदि ले रहे हैं तो हल्दी का यदि हम एक छोटा सा कैप्सूल लेने जाएंगे तो 150 रुपए में चुटकी वाला कैप्सूल मिलेगा, और एक चुटकी की हल्दी यदि हमें 100 रुपए 50 रुपए किलो मिलती है, या तो जैविक हल्दी हम 100 रुपए किलो लगभग हमारे मित्र लोग बेचते हैं। तो ये 100 रुपए एक कैप्सूल की कीमत में 1 किलो हल्दी मिल जाती है, तो कई 2-4 माह चल जाती है। लेकिन यही इसी ज्ञान की कमी के कारण हमारे जो पारंपरिक औषधियाँ थी, जो हमारे मसाले थे, जो हमारे पेड़ थे जिनकी छालें काम आती थी, पत्ते काम आते थे, कई पेड़ों की जड़ों काम आती थी, कोपले काम आती थी, लगभग हम अपने ज्ञान को भूल चुके हैं। और जिन्हें याद है वे सभी शिक्षित लोग हैं जिन्होंने बॉटनी में कोर्स किया है या उससे जुड़े हुए हैं। ऐसे लोग, किसान लोग, सामान्य लोग जिनको जानकारी होना चाहिए, वो बहुत कम है। और ये बड़ा दुख का विषय है, क्योंकि मैं जुड़ सकता हूँ और मेरे कुछ मित्र जुड़ सकते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा समाज है, बहुत बड़ा तबका है जिनके आसपास पेड़ पौधे हैं, जिनके आसपास तुलसी, एलोवेरा और सदाबहार है, लेकिन वो उसे पहचानते नहीं है। कई मित्र मुझे बोलते हैं कि भाई साहब अभी 8 दिन पहले मैंने उखाड़ के फेंका। अब 8 दिन पहले उखाड़ के एक भंवरसला करके एक पेड़ है, शायद बॉटनिकल नाम नहीं बता पाऊंगा, एक भंवरसला पेड़ है। मैंने मांडव जो एक पर्यटन है, वहां पर हमने भंवरसला देखा और हमने पोस्ट की कि एक भंवरसला बचा है यहाँ पर और इसके इतने उपयोग हैं, और ग्रामीण लोग इसकी छाल पत्तों का उपयोग करते हैं। उसी के दूसरे दिन एक ने बोला कि भाई साहब ये पोस्ट आप 4 दिन पहले डालते तो मैंने यही पेड़ मेरे यहाँ से काट फेंक दिया। तो बड़ा दुख होता है
ऐसा लगता है कि मैं 4 दिन पहले क्यों नहीं गया वहाँ पर, या मैं 1 महीने पहले क्यों नहीं गया वहाँ पर। तो बड़ा दुख मुझे होता है कि मैं क्यों नहीं गया, लेकिन मेरा जाने से ऐसा नहीं है कि पूरा जगत बच जाएगा या सभी वनस्पतियाँ बच जाएगी। लेकिन लगता है कभी-कभी कि हमें जो प्रयास कर रहे हैं वो और तेज़ी से करना चाहिए। औषधियों की जानकारी लगभग मुझे तो बहुत कम है, क्योंकि आप लोग बहुत इसमें ज्ञाता हैं और बहुत शोध किए हैं। मैं अरीठा का लगाए हैं हमने, उसके बारे में जानता हूँ। नीम तो मैं क्या जानता हूँ, हमारे पूर्वज हमारे गांव वाले इतना जानते हैं नीम को कि नीम पे एक किताब लिखते गांव वाले ही। और नीम का ऐसा उपयोग है कि हर घर आज भी नीम का उपयोग ले रहा है। और वही जो प्राकृतिक खेती का जो ट्रेंड बढ़ा है, जो अ, जहर मुक्त खेती करने के लिए लोग आगे आए हैं, तो उनके लिए नीम वरदान है। और हमने तो अभियान का स्लोगन दिया है कि अपना खेत आप बचाओ, हर खेत 5 नीम लगाओ। तो हमने हर खेत पर 5 नीम लगाने का आह्वान भी किया है लोगों से, और उसका उपयोग भी बताया है कि आप नीम के पत्ते आपका अ, नीम का जब बीज आएगा, फल आएगा, उसकी निम्बोली आएगी, वो आपकी खली के रूप में आपके यदि खेत में गिरेगी तो वो अ, फंगस को खत्म करेगी। क्योंकि आप मालवांचल में देखेंगे कि इतनी जहरीली जमीन हो चुकी है कि यहाँ हर वर्ष कुछ न कुछ वायरस ऐसा आता है कि फसलें चौपट हो जाती है। तो उनको बताया कि ये जो वायरस आ रहा है, वायरस है क्या आखिर? तो आपको वायरस से बचना है तो अपने जो खेत की मेड़ पर पेड़ लगाइए और खासकर नीम लगाइए। तो कई लोगों ने प्रयास किया है नीम। और यदि आपको फिर भी कुछ बीमारी होती है तो नीम की निम्बोली का तेल निकाल कर तेल छिड़क दीजिए। फसल पक जाती है और फिर कीड़े पड़ रहे हैं तो स्टोरेज करने के लिए तो फिर उसके पत्ते आप सुखा कर पत्तों में फसल के बीच में, धान के बीच में पत्ते डाल दीजिए। तो आपका जो धंधुरिया बोलते हैं या जो अन्य कीट लग जाते हैं आपके अनाज को, उससे सुरक्षित हो जाएगी। तो ऐसा नीम का उपयोग यहाँ लोग बहुत हद तक जानते हैं। और अब लोग नीम ऑयल को यूज भी करने लगे हैं। अ, हम भी अधिकतर फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे मित्र पूछते हैं कि ये बीमारी हो चुकी है तो क्या यूज करना चाहिए। तो मेरा तो मेरा एक ही मत होता है कि आप नीम ऑयल घर पर रखिए, और यदि आपको नहीं मिल रहा बाजार में तो आप स्वयं इसका निर्माण कर लीजिए। तो इतना कठिन भी नहीं है। तो कई मित्र इसका प्रयास करते हैं और सफल भी होते हैं। कई लोगों से नीम लगाने के लिए आह्वान किया तो कई लोगों ने सैकड़ों नीम लगाए हैं और उसका काफी अच्छा रिजल्ट देख रहे हैं। कई लोग बताते हैं कि नीम जैसे बबूल हमारे इधर होता है तो उसकी छांव खेती को प्रभावित करती है, लेकिन नीम की छांव प्रभावित नहीं करती है, तो लोग उसको लगा रहे हैं। कई ऐसे गांव मालवांचल में देखने को मिल जाएंगे जहां पहले सैकड़ों नीम हुआ करते थे। उस गांव में बीमारियां तो बिल्कुल कम थी। एक गांव है लगभग हमारे गांव से 40 किलोमीटर दूर, उस गांव में इतने नीम है आज भी कि वहां पर किसी को भी त्वचा संबंधी रोग नहीं होते हैं। उसका कारण यही है कि नीम ही है वहां पर। और वहीं एक तालाब है जिसकी मिट्टी को लोग अ, लाते हैं और अपने खेत पर अ, चना बोते हैं, और चने में जो बीमारी लग जाती है सूखने की, तो वहां से उस तालाब की मिट्टी लाकर अ, अपने गांव के खेतों में वो मिट्टी वो छींटते हैं। तो उस तालाब की मिट्टी को बोलते हैं कि इससे क्या होगा कि वो तालाब ऐसा स्पेशल है कि वहां की मिट्टी डालने से हमारे जो खेतों में जो बीमारी लग रही है, वायरस लग रहा है, वो खत्म हो रहा है। तो बड़ा सोच के विचार आया, हमने वहाँ गाँव गए, देखा तो उस जगह देखा कि वहाँ बहुत सारे नीम है। और वहाँ के जो विद्वान मित्र थे उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि यहाँ त्वचा संबंधित रोग किसी को भी नहीं है। हमने पूछा शुगर किसी को है? कुछ मित्रों को वहाँ पर शुगर है, लेकिन उनको तालाब का जब पूछा कि ये तालाब की मिट्टी क्यों ले जाते हैं तो उन्हें भी नहीं पता कि क्यों ले जाते हैं। लेकिन वहाँ के नीम की प्रचुर मात्रा में होना और उस तालाब के आसपास के एरिया में बहुत ज्यादा होना, लोगों का वहां से उस मिट्टी को ले जाना और उसका प्रयोग करके देखना कि हाँ इससे ठीक हो रहा है। तो लगता है कि कहीं ना कहीं नीम अपना जो गुण है वो मिट्टी में छोड़ देता है, और वही मिट्टी यदि आपके खेत में डलती है तो वो मिट्टी वहां भी उस वायरस को प्रभावित करती है। तो ऐसी अनेक छोटी छोटी बातें हैं जो ग्राउंड लेवल पर लोगों से सीखने को मिल रही है। मेरा तो सौभाग्य है कि आप जैसे विद्वान मित्रों से
आदरणीय मित्रों से मुझे आज जानकारी मिली। काफी अच्छी जानकारी थी आपकी। अभी लगभग 15 दिन हुए होंगे महुआ पर ही एक मित्र ने बताया था कि मेरे दांत में दर्द था, एक दांत साइड से उग आया था, तो बोले कि दर्द हो रहा है तो इलाज करवाना है। तो किसी ने, एक बुजुर्ग ने बताया कि इलाज तो करवा लेना, लेकिन ये महुआ की आप दातुन कर लीजिए तो दर्द कम पड़ जाएगा। तो उन्होंने लगभग 10-20 दिन खेती का समय था उस समय, तो उन्होंने सोचा कि अभी दवाखाना कौन जाएगा, हॉस्पिटल कौन जाएगा, क्योंकि यहाँ से बड़े हॉस्पिटल 70-80 और लगभग 30-40 किलोमीटर के बाहर ही है। तो किसान मित्र ने सोचा कि यदि बता रहे हैं अपने यहाँ महुआ भी है और उसका दातुन करने में क्या जाता है, तो उन्होंने बताया मुझे कि भाई साहब मैंने लगभग 10-15 दिन 20 दिन उसका दातुन किया और वो जो दर्द लगभग 2-4 माह से बना हुआ था, हल्का हल्का बढ़ता जा रहा था, वो पूरी तरीके से धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि अब बहुत ही कम हो गया है, बहुत ही कम लग रहा है। मैंने बोला कि यदि ऐसा है तो किसी से पूछो आयुर्वेद के जानकार से कि ऐसा कुछ है क्या इसका। तो मैंने पूछा तो नहीं, लेकिन उन्होंने उन्हीं बात साहब से पूछा कि ऐसा आपने ये बताया तो ऐसा कि आपको पहले ऐसा होता था कि दांत में दर्द होता था तो महुआ की दातुन करते थे? बोला नहीं, ऐसा तो नहीं सुना था, लेकिन पुराने लोग हैं कि दांत कोलाए कोलाए मतलब दर्द हो तो 2-4 टहनी ऐसी होती थी जिनके आप यदि उसका दातुन कर लेते थे सही हो जाता, तो उन्हें ऐसे ही ये चीज बता दी थी और देखिए उसका इलाज हो गया। तो ऐसे अनेक रोचक किस्से मिलते हैं सुनने को, जो गांव-गांव जब हम जाते हैं पेड़ पौधे लगाने की बात करने, उनकी चर्चा करने, तो ऐसी चीजें सामने निकल कर आती है। ऐसा ही एक गिलोई आप सर ने बताइए, काफी उसकी तो जानकारी बता दी है। इस बार हमने लगभग 43 दिन तक गिलोई का अभियान चलाया। लगभग 2 माह का अभियान था, लेकिन हमको बीच में भी बंद करना पड़ा क्योंकि हमने काफी अच्छा अभियान छेड़ा था और उसका काफी अच्छा रिजल्ट मिल चुका था। तो गिलोय को हम देखा कि इस बार हमने गांव में आप देखते हैं कि नीम के पेड़ तो होते हैं, लेकिन नीम के पेड़ के नीचे गाय भैंस बकरी बंधी हुई होती है। अब यदि हम नीचे लगाएंगे तो गाय भैंस बकरी चर जाएगी। तो हमने कई जगह प्रयोग के रूप में जो बड़ी टहनी थी लगभग 1.5 फीट की, नीचे तो हमने 1-1.5 फीट की लगा 1 फीट 8 इंची 10 इंची की लगाई, लेकिन हमने कई ऐसे नीम थे जहाँ नीचे गाय ढोर बनते थे। हमने वहाँ ऊपर 1.5 से 2 फीट की टहनियाँ बांधी और उसका प्रयोग हम देखते हैं कि अभी कई सारे नीमों पर वो ऊपर टहनियाँ ऊपर ही अ, अपने आप ही फूट गई है और चलने लगी है। तो उसका जो शाब्दिक अर्थ जो अमृता, गिलोय को अमृता कहा है, वो लगता है कि ये वाकई अमृता ऐसे नहीं कहा है। ये देखिए आप पेड़ के ऊपर ही ये अपनी फुटन पकड़ लेती है और आयुर्वेद में लिखा है कि ये जिस पेड़ पर चढ़ती है ना तो उसे मारती है और न उपयोग करने वाले को मरने देती है। तो अ, अमृता क्यों कहा गया है ये बहुत सामान्य शब्दों में हम समझ सकते हैं। और गिलोय का काढ़ा लगभग हमने 180 गांव में लोगों को काढ़े से परिचित करवाया। 180 गांव में हमने गांव-गांव, घर-घर जाकर गिलोय बांटी और उसका फर्क हम देखते हैं कि हमारे गांव में ही लगभग 25 लोग भी इसको नहीं जानते थे। आज करीबन 200 परिवारों में गिलोय के पौधे मतलब ऐसे घर के आगे लगे हुए हैं बड़े-बड़े। लगभग 10-10, 15-15 फीट की गिलोय हो चुकी है जो हमने जून में लगाई थी। 15-20 फीट, किसी-किसी के यहाँ 2 मंजिल तक चढ़ गई है। और कई लोग हमें आकर बताते हैं कि अरे भाई साहब आपने बताया था गिलोय वो नहीं मिलती है, मेरे खेत पे लगी हुई है बहुत सारी गिलोय, आप काट ले आना। तो जो लोग गिलोय को पहचानते नहीं थे, जो लोग उपयोग नहीं जानते थे, जिन्हें बार-बार बताने पर भी ये बोलते कि ये गिलोय है, वो गिलोय है, आज वो लोग स्वयं हमें बताते हैं कि आपको यदि और ज़रूरत लगे, बाँटना हो तो हमारे खेत पर लगी है, वो बाँट देना। तो बहुत अच्छा है कि वेबिनार जो काम कर रहा है परिचय करवाने का, वह परिचय इतना ज़रूरी है कि हम परिचय और उसके उपयोग लाभ से ही वनस्पतियों को, पेड़-पौधों को बचा सकते हैं। और इस कार्य में आप लोग बहुत ही काफ़ी शोध करके
मेहनत से लगे हुए हैं। हम सामान्य लोग, किसान परिवार के लोग हैं, मजदूर वर्ग के भी मित्र हमारे जुड़े हुए हैं। छोटी छोटी दुकान लिए होते हैं और हम हर रविवार को सुबह 6 से 8-9 तक अलग अलग स्थानों पर श्रमदान करते हैं, पानी पिलाते हैं। और वहाँ पर भी कहीं शिवलिंगी मिल जाती है तो फिर सबको परिचय करवाते हैं कि ये शिवलिंगी है। कहीं हमको ऐसा पौधा मिल जाता है जो मित्रों के लिए रोचक होता है। अभी थोड़े दिन पहले 2 धारी वाली वो ये हाड़ जोड़ बोलते हैं, 2 धारी वाली हाड़ जोड़ मिल गई थी। तो कोई बोला कि दूसरे साथ वाले बोले कि ये तो हाड़ जोड़ नहीं है भैया, उसमें तो धारियां 4 होती है। तो फिर पता है कि हाड़ जोड़ एक तरह की नहीं होती है, इसके 3-4 प्रकार होते हैं। 1 धारी, 2 धारी, 4 धारी, 3 धारी होती है। तो ऐसे अनेक हमें पौधे हमारे गांव में ही मिलते हैं जिनका परिचय बहुत कम लोगों को है। और धीरे धीरे कई मित्र इसे जानने लग गए हैं, इसका उपयोग जानने लग गए हैं। पारिभद्र एक नाम का पेड़ है जिसे कोई नहीं पहचानता था, लेकिन जब हमने देखा तो उसका उपयोग बताया, उसके फूलों का उपयोग बताया। आज लोग पारिभद्र को मानने लग गए और इस बार हमने पारिभद्र के 10 से अधिक पौधे रोपित किए जो बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। और अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने डाला था कि एक नीम चमेली का पेड़, शायद हिमाचल में तो नहीं होता होगा क्योंकि ये उष्ण भूमि में होने वाला पेड़ है। एक नीम चमेली का पेड़ होता है, नीम आकाश, जिसका बॉटनिकल नाम मैं भूल रहा हूँ। 1 साल पहले ही हम 17 किलोमीटर दूर इसको एक जगह, ये इसकी जड़ों में गांठें होती है और उससे फिर फूटता है, अलग अलग फूट लेते हैं, अनेक पेड़ हो जाते हैं जड़ों से। तो हम 17 किलोमीटर दूर एक पिकअप वाले के साथ गए और इसके गेती फावड़ा लेकर, और वहां से लगभग 30-40 ऐसे छोटे छोटे पौधे उखाड़ कर लाए और हमने उसे नर्सरी तैयार किया, उसको पौधे अच्छे तैयार किए और बड़ी खुशी हुई कि अरे वाह, हमने पौधे तैयार कर लिए। अब गांव में नीम चमेली का पेड़ हम स्थापित कर देंगे और कानून वालों को या गांव वालों को हम एक नई चीज देने वाले हैं। लेकिन अभी 8 दिन पहले ही पता चला कि गांव में नीम चमेली का पेड़ है और कई जगह ऐसी स्थान है क्योंकि छोटा मोटा जो खेती वाला इलाका है जहाँ हमारी पहुंच नहीं होती है और साथी मित्रों किसी को इतना नॉलेज नहीं होता है। तो घूमते घूमते गांव में ही एक गांव के एक छोर पर 2 पेड़ पुराने नीम चमेली के मिल गए। अब फिर वहां हम लोग गए, अब फोटो खींचा। आसपास वाले लोगों को, जहाँ उसके आसपास रहते थे, उन्हें आज तक पता नहीं कि है क्या। तब उन्हें अभी 2-4 दिन 8 दिन पहले पता चला कि नीम चमेली है, नीम आकाश है, आकाश नीम है और इसके कितने गुण हैं और इसको बचाना चाहिए। तो मैं तो एमपी गवर्नमेंट से निवेदन करता हूँ कि ऐसे पेड़ों को, जैसे कि यूपी गवर्नमेंट ने किया है कि जो हमारे पुराने पेड़ है उनको प्राकृतिक धरोहर के रूप में स्थापित किया जाए, उनको किसी नाम के साथ में अटैच किया जाए और उनकी सुरक्षा की जाए। तो ऐसे कई पेड़ हैं, धातकी का पेड़ है, पारिभद्र का पेड़ है, ये नीम चमेली वाला पेड़ है, ऐसे कई पेड़ हैं। आप नीम चमेली के गुणों को आप पढ़ेंगे तो आप चौंक जाएंगे कि इतने सारे गुण हैं इसमें। और इन गुणों के कारण, इन गुणों का जब हमें परिचय नहीं होता, इससे हम अभिनज्ञ रहते हैं तो फिर काटने में भी देर नहीं लगती है, कई लोग काट भी देते हैं। तो इसलिए इनका परिचय अधिक से अधिक लोगों को हो और परिचय होगा तो पेड़ बचेंगे। जैसे यदि समय हो गया तो बता देना आप, क्योंकि मुझे तो कई दिनों बाद मंच मिला है तो मैं लगातार बात करता जा रहा हूँ। लेकिन यदि आपको लगता है कि समय हो चुका है तो ऐसा बता दीजिएगा। अनिल जी। नंद किशोर जी, आप कुछ नोट डाउन कर डालिए जो आप किए ना, जो वो जानकारी सभी तक भेजिए और कम से कम मेरे पास तक पहुंचा दीजिए। मैं जरूर जरूर जरूर। नंदी जी, आप 5 मिनट और बोल सकते हैं, उसके बाद हम इसका। जी 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 जी। अभी हम आपको पता ही होगा कि हर क्षेत्र में, हर प्रांत में जो टोकरी बनाते हैं लोग,
टोकरी बनाने में लगभग 3-4 तरह के या कहीं 5-7 तरह के झाड़ियों के प्रयोग होते हैं। ऐसे ही मालवांचल में भी टोकरी बनाने के लिए 2-4 जो झाड़ियां हैं उनका उपयोग होता है, जिसमें एक हार श्रृंगार है। हार श्रृंगार पारिजात भी बोलते हैं कुछ लोग। तो हार श्रृंगार की टोकरी इस क्षेत्र में कई लोग बनाते हैं और हार श्रृंगार कई लोगों के लिए दुर्लभ पौधा है कि हमें हार श्रृंगार नहीं मिल रहा है, लेकिन मालवांचल के हमने 2 से 4 पहाड़ी ऐसी देखी हैं जहाँ हम दर्शन के लिए गए थे, तो पूरे हार श्रृंगार से भरी हुई है। और ऐसा ही एक पौधा और है जिसको नेगड़ बोलते हैं, आप हिंदी में इसे निर्गुंडी बोलते हैं। और निर्गुंडी शायद वात रोगों में काम आती है। यही जो हार श्रृंगार का काम होता है लगभग समान वही होता है। साइटिका में हम लोग तो क्या कहेंगे कि जो हमारे बूढ़े लोग हैं, जो जानकार लोग हैं, वो बताते हैं कि निर्गुंडी और हार श्रृंगार साइटिका में बहुत अच्छा काम करता है। तो हमने लगभग 5 साल से लोगों को बता रहे हैं कि 12 पत्ते का काढ़ा बनाकर पीजिए, और आप विश्वास करेंगे कि लगभग 100 से 150 पेशेंट अभी तक सही हो चुके हैं साइटिका के। और कई लोग जॉइंट दर्द के लिए पूछते हैं, तो हम बताते हैं कि इसका कुछ थोड़ा बहुत उपयोग कीजिए, यदि सही होता है तो फिर लीजिए, अन्यथा बंद कर दीजिए। तो ऐसे अनेक पेड़ पौधे हैं जिनकी जानकारी हमारे पुराने लोगों को है, लेकिन बस उसका यही है कि वो आगे बढ़ती रहे। और आगे बढ़ाने के लिए हम उसके लिए हमें लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, जो खासकर जो जानकार लोग हैं। तो हम अधिकतर करीबन 10 से 15 जानकार लोगों के पास हम गए हैं। इसमें से एक जानकार की जब मौत हो गई तो उदाहरण हम हर जगह देते हैं कि देखिए वहाँ उस गांव में ये हो गया, उनको इतनी अच्छी जानकारी थी, उनका ज्ञान चला गया, तो आप बताइए। तो इस प्रकार से उनको जब हम बताते हैं, उस चर्चा करते हैं, तो कई जो रहते हैं वो बताते हैं उस चीज को कि हाँ ये चीज हम इसका उपयोग करते हैं। कुछ बोलते हैं अपामार की जड़ का उपयोग करते हैं, कुछ बोलते हैं कि हम मूसली, सफेद मूसली और काली मूसली का उपयोग करते हैं। तो ऐसा अनेक विद्वान जो रहते हैं गांव के, वो हमें बता भी रहे हैं। और ऐसे कुछ कंद भी एक गांव में मिले हैं जो श्वास रोगी को दिए जा रहे थे, और लगभग खोद कर उन्होंने सब खत्म कर दिए थे। इस बार हमने उनको बोला है कि आप खोदिए, लेकिन नहीं खोदिए, जितना उपयोग लेना हो उससे अधिक खोद कर यदि आप इसको खत्म कर देंगे तो आपके गांव को कोई नहीं पूछेगा कि आपके गांव में कंद है, और आपकी जो गांव की जो एक पहचान बनी है वो समाप्त हो जाएगी। तो इस कंद को बचाइए। तो ऐसे अनेक चीजें हैं जिन्हें सहेज कर रखने का हम सबका कर्तव्य है, और हम और हमारी टीम इस कार्य में लगी है। आप जैसे मित्रों का सहयोग और मार्गदर्शन मिलेगा तो हम और अधिक अच्छा काम करेंगे। और हम 200 प्रजाति, दुर्लभ संकटग्रस्त प्रजाति, जिसमें अनेक वृक्ष हैं, गरुड़ है, दहीमन है, पाडर है, ऐसे अनेक वृक्ष है जिसमें अजान भी है। ऐसे लगभग 65 प्रजाति, हमने 65 से 70 प्रजाति लगा चुके हैं इस बारिश तक। और लक्ष्य है कि जो सिंहस्थ आने वाला है 2024 में, वहां तक हम हर्बल विलेज के रूप में अपने गांव को स्थापित करें, और 200 प्रजाति के जो संकटग्रस्त हैं, जिन्हें आप बहुत रेयर कहते हैं, तो ऐसे रेयर पौधों को हम अपने गांव में लगाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ये मालवा की भूमि है, यहाँ हर चीज पनप सकती है। इसका प्रयास कर रहे हैं और आपका सबका सहयोग इसमें अपेक्षित। धन्यवाद नंदकिशोर जी, बहुत ही बढ़िया और ज्ञानवर्धक आपका उद्बोधन रहा। अगर किसी को और जानकारी प्राप्त करनी हो तो इनसे संपर्क करते हैं। हम पहले ही समय से काफी आगे जा रहे हैं, तो 7 बजे हमें अभी खत्म कर रहा था, 7:25 हो गए हैं। तो जो कुछ आईटी प्रॉब्लम, नेटवर्क प्रॉब्लम दिक्कत रही। अब मैं धन्यवाद प्रस्ताव ज्ञापित करूंगा आप सभी का, जो हमारे जो मुख्य अतिथि हमारे दीपक जी, आरोग्य भारती के
हमारे राष्ट्रीय संयोजक हैं हमारे रोग्य भारतीय मेडिसिन प्लांट्स के, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने व्यस्ततम समय में से समय निकाल कर हमारे साथ आपने अपना विचार साझे किए, हमारा मार्गदर्शन किया। प्रोफेसर दाधीच जी जो कि अधिक इसमें फेसबुक पर बहुत अधिक एक्टिव रहते हैं, उनकी जानकारी हमें किसी न किसी प्लांट की जानकारी हमें मिलती थी। आज उनका रूबरू होने का मौका मिला, हमें उनसे सुनने का मौका मिला। बहुत ही बढ़िया, उन्हें पौधों के बारे में जो हमें ज्ञान दिया उसके हम उनके आभारी हैं। हम आभारी हैं श्री नंदकिशोर प्रजापति जी के, जिन्होंने इतने सारे पौधे, जो इतने लोगों का ज्ञानवर्धन किया, पौधे लगाने के बारे में लोगों को इतनी जानकारी दी, उनको जागरूक किया कि यहाँ पर आप हमारे जीवन में पौधों का कितना महत्व है। तो इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैं समझूंगा कि नहीं किया अगर मैं आप हमारे आज के जो श्रोता, जो हमारे पार्टिसिपेंट जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने विभिन्न प्रश्नों के द्वारा भी हमारा पूछकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जैसा कि हमारा अपना एक वेबिनार को या किसी भी कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले हम शांति मंत्र का पाठ करते हैं, तो हम शांति मंत्र के साथ ही इस कार्यक्रम को समापन करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम द्यो शांतिः, अंतरिक्षद्वं शांतिः, पृथ्वीः शान्तिरापः शान्तिः, औषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिः, विश्वे देवः शान्तिः, ब्रह्म शान्तिः, सर्वद्वं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा ये कार्यक्रम किया। आपका भी धन्यवाद और आयोजक समिति का धन्यवाद। आपने जितने लोग सहयोग किया आपका, उनका भी धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।